द सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। गूगल देवता है, तो लोग उसको पढ़ के उसको समझ के पीपल हैव स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टू दैट। इसकी वजह से गर्ल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग द अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। So it is not that the system is favoring them. It is just that females have started becoming more smarter. ऐसा बहुत बार होता है कि ये सामने आता है कि जैसे किसी को जेल हो गई, कोई गिल्टी फाउंड हो गया और उसने जेल की सज़ा भी पा ली और फिर कुछ साल बाद उसको एक्विट कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया, ये कहते हुए कि ही वॉज नॉट गिल्टी। कोई ऐसा केस हो जाता है तो ये कितना अनफेवरेबल है उस पर्सन के लिए। आज भी देयर आर सिटीज, देयर आर विलेजेस, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे औरतों को नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर आप अभी भी टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ चले जाएं तो शायद लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बेसिक अधिकार क्या हैं और उन अधिकारों को वो कैसे यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक। ये हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, इट इज ऑल अबाउट हैविंग जर्नी ऑफ people who have worked in every department and they have a story to express. जब मैंने ये पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी, it was more about the fact that कि जो ओल्डर जनरेशन ने जो विजडम पाई है, जो लर्निंग पाई है, वो यंगर जनरेशन तक पहुँचे। जब मैं बात करता हूँ लॉयर्स की, डॉक्टर्स की, एवरीबडी हैज़ अ लॉट टू से, has a lot of wise thoughts to express, but we don't find a good platform to share. ऐसे ही मैं एक आज की तारीख में एक एडवोकेट के साथ जुड़ा हूँ जो कि एज अ गेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म में आए हैं। उनका बेसिकली अगर आप एक अगर छवि देखें एडवोकेट्स की, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग छवि की। वो कोट पहन के आते हैं, ब्लैक कोट में होते हैं, उस तरह की आपने हमेशा से एक छवि देखी होगी, पिक्चरों में भी आपने यही देखा होगा। लेकिन शी इज़ डिफरेंट। शी इज़ नोन एज अ लॉयर इन साड़ी and she has defined herself with carrying a lot of confidence and portraying her work with utmost care. उनका नाम है सुरभि कपूर और मैं ज़्यादा वेट नहीं कराते हुए इंट्रोड्यूस करता हूँ उनको। वेलकम सुरभि जी। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर अस बिकॉज आई नो people who are in the advocacy line, it is very difficult to find out time for पॉडकास्ट। और आप अपने लर्निंग, आपकी जो सोच है वो पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी नोबल थॉट है बिकॉज एडवोकेट्स बहुत होते हैं, लॉयर्स बहुत होते हैं, पर सब लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जो अपनी बातों को ऑडियंस तक पहुंचाने की हिम्मत रखें। तो आई वॉज़ वेरी ग्लैड कि जब आपने एक्सेप्ट किया हमारा ऑफ़र, and it is like the words will be very less to express my happiness, so thank you for that. Pleasure is all ours and I would say this thing कि ज़िंदगी में कोई भी इतना बिजी नहीं होता है कि अगर वो कुछ करना चाहे तो उसके लिए वक्त ना निकाल सके। सिर्फ आपके पास चाह होनी चाहिए, राह अपने आप बन जाती है। Of course. एक बात आपसे बात करके ये फीलिंग आई है कि you seem to be a good listener. ज़्यादातर हम डॉक्टर्स की बात करते हैं या लॉयर्स की बात करते हैं तो एक प्रॉब्लम सबको महसूस होती है एज अ कॉमन मैन कि वो सुनते नहीं हैं। लाइक अगर सुनते हैं क्योंकि टाइम नहीं है और इतना काम है, तो इस वजह से भी होता है ये। लेकिन एक आम जनता को ये महसूस ज़रूर होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी पूरी बात नहीं कही जाती है और वो कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। और मान लीजिए कोई अभी जैसे डॉक्टर से भी मिलने जाते हैं तो इट्स लाइक वी एक्सपेक्ट दैट हम सारी बीमारी बता पाएँ, लेकिन इट इज़ द सिस्टम इज़ सो मच क्रिएटेड इन अ मैनर कि हम वी आर रनिंग आफ्टर क्लाइंट्स एंड थिंग्स आर एज इन कि हम किसी चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं कि क्वालिटी टाइम हम एक पर्सन को दे नहीं पाते। तो आपके हिसाब से बीइंग अ गुड लिसनर इन द फील्ड ऑफ एडवोकेसी कितना इम्पोर्टेंट है? It is as important as it is to prescribe the right medicine to the patient. Because अगर आप अपने client की बात पूरी सुनेंगे ही नहीं calmly, so how would you get into the complete detailing of the person? I always say I meet so many people on the social media platform और लोग हमेशा बात करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, especially in the form of chats,
मैसेजेस टाइप करना या फिर कॉल करना, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि आप रूबरू होके मिलें, आइए एक कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं और हम बात करते हैं। बिकॉज जब भी आप किसी से सामने मिलते हैं, आप उस इंसान की पूरी बॉडी लैंग्वेज समझ पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि वो इंसान कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। बिकॉज आपके जो हैंड मूवमेंट्स, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या आपका पूरा पोस्चर है, आई मूवमेंट्स है, वो आपके बारे में बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह जाता है। तो इसीलिए इट्स गुड टू बी अ गुड लिसनर एंड अ स्पेक्टेटर रेदर देन टू बी स्पीकिंग योरसेल्फ। तो आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आप क्योंकि नॉर्मली अगर हम एडवोकेसी लाइन में जाते भी हैं तो यूजुअली लोग सिविल केसेस को प्रेफर करते हैं, एंड यू आर इनटू दिस क्रिमिनल केसेस जहाँ पे आपको एवरी डे यू नीड टू लाइक address cases which is related to crime, and it is obviously a difficult thing and a negative thing क्योंकि हम दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव नोट्स पे ही करना चाहते हैं, एंड लाइक फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी जो लाइफ की जर्नी ऐसी हुई है कि आपकी शुरुआत क्राइम सीन से ही होती है। तो आप इस लाइन में इंटेंशनली गए या फिर ये चीज़ हो गई आपके जीवन में? नहीं, आई वेंट इंटेंशनली। आई एम बेसिकली द मास्टर्स ऑफ द IPR लॉयर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड आफ्टर मीटिंग माई मेंटोर I understood this thing that civil is not my cup of tea. The persona which I carry does not suit with the criminal case, does not suit with the civil cases, and I feel that I am good to be known as a criminal lawyer. I have that capability, और मैं इतनी सक्षमता और इतनी निडरता अपने अंदर लेके चलती हूँ कि क्राइम स्पेस और क्राइम को सस्पेक्ट करना गिव्स मी अ काइंड ऑफ किक। ग्रेट। सो ऐसा भी होता है क्या कि आप क्रिमिनल केसेस में भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उन केसेस में आप डिफाइन कर देते हैं कि आई विल डील विथ ओनली दीज केसेस, या फिर यू आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ केसेस? Actually, we have a complete team of lawyers which work together. Okay. So we deal into every kind of case. तो जो भी हमारे पास अगर क्लाइंट आता है एंड सपोज इफ वी फील कि अच्छा अगर हम ये वाला केस नहीं कर पाएंगे और हमारा कोई सीनियर या जूनियर उस केस में एंगेज हो सकता है हु एक्सपर्टीज इन दैट, तो हम उसमें उसको इन्वॉल्व करके वी डू दैट मैटर, बट वी डू ऑल काइंड ऑफ मैटर्स। सो वी डोंट कन्फाइन आवरसेल्फ ये कह के कि हम क्रिमिनल में सिर्फ ये ही करेंगे, मतलब कि हम सिर्फ मर्डर मैटर्स देखेंगे या बेल मैटर्स देखेंगे या फिर हम रॉबरी और थेफ्ट मैटर्स देखेंगे। इट इज लाइक वी हैव अ बिगर प्लेटफॉर्म वेयर एवरी इंडिविजुअल इज given their set of work and expertise, and then we come together as a team and work. तो अब मैं इसी पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही गंभीर टॉपिक को लाना चाहूँगा जो कि है रॉन्गफुल कन्विक्शन। ओके। तो ऐसा बहुत बार होता है कि ये सामने आता है कि जैसे किसी को जेल हो गई, कोई गिल्टी फाउंड हो गया और उसने जेल की सज़ा भी पाली, और फिर कुछ साल बाद उसको एक्विट कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया, ये कहते हुए कि ही वॉज नॉट गिल्टी। और इस तरह की कॉन्विक्शन बहुत हो जाते हैं, इंडिया में बहुत हुए भी हैं पास्ट में। क्योंकि एक एग्जाम्पल जो मुझे ध्यान है वो है विष्णु तिवारी जी का। ये ललितपुर के निवासी रहे हैं और 20 साल उन्होंने सज़ा पाई, और उनको केस ये हुआ था कि जो SC/ST एक्ट है उस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने एक ऐसे पर्सन से फाइट किया जो कि हरिजन थे। नाउ द एक्ट इज इन अ मैनर कि अगर उन्होंने केस कोई फाइल कर दी अंडर SC/ST एक्ट तो उनकी सुनवाई हो जाती है, एंड दिस पर्सन द पार्टी इज लाइक नॉट इन अ फेवरेबल सिचुएशन। तो उनके साथ जैसे नेचुरली उनके साथ फिर नाइंसाफ़ी हो गई, उन्होंने 20 साल सज़ा पा ली। 20 साल बाद इलाहाबाद कोर्ट ने उनको फ्री कर दिया, ये कहते हुए कि ही वॉज नॉट गिल्टी। अब आपके हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़े केसेस, बहुत नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में रॉन्गफुल कन्विक्शन के, तो वैसे मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि रॉन्गफुल कन्विक्शन का मतलब ये हो गया कि किसी पार्टी को केस में एक सज़ा मिल गई और वो उनका जुर्म भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वो सज़ा प्राप्त कर ली, और फिर बाद में और सुनवाई होने के बाद उनको फ्री कर दिया गया, ये कहते हुए कि वो गिल्टी नहीं है। तो आपके हिसाब से सुरभि जी,
अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो ये कितना अनफेवरेबल है उस पर्सन के लिए, और ऐसे जो एक्ट बन गए हैं इसका कोई रेमेडी है क्या जो अपन उस पर वर्क कर सकें? See, if the wrongful conviction is being done and after a while, after fighting for certain years and when मतलब जब आपको पता चलता है कि आपने वो जुर्म किया ही नहीं है और आपको मतलब छोड़ दिया जाता है, तो द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ बीन गॉन वो आपको एक मुआवजे के रूप में वापस दे दिया जाता है. मतलब इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ एनी वे, बी इट अ काइंड और बी इन अ कैश. बाकी जो आपका टाइम चला गया है उसके लिए तो नो बडी कैन गिव यू बैक. Right. आपकी जो सोसाइटी में एक इमेज स्पॉयल हो जाती है उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करने में पीपल हेल्प यू आउट, बट वट एवर द टाइम इज गॉन. उसके बाद ऐसे कोई लॉज बनाए नहीं गए हैं. बस ये है कि आप उसके लिए एक डेफामेशन केस फाइल कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग. सपोज आप अगर बात करें विष्णु जी की, जो ऑलरेडी 20 साल सजा काट के आ ही रहे हैं बाहर, 20 साल बाद वो बाहर निकले. सपोज अगर वो 20 साल में अंदर गए, 20 साल उन्होंने जेल में काटे, 40 साल के वो बाहर निकल रहे हैं. अगर अब वो डेफामेशन का केस डालते हैं, 10 साल उसमें लगाते हैं, तो 50 साल के हो गए, तो आपने जिंदगी कब जी. तो ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें पीपल डू टेक एक्शन इफ दे फील दैट दे हैव लॉट ऑफ टाइम इन देयर हैंड्स. दे डू फाइल द complaint, they do file the defamation cases, they do fight, but ultimately you are at loss. Nothing special can be done to rectify it. ये हो जाता है कि सोसाइटी आपको थोड़ा सा कॉपरेट करती है, सोसाइटी काइंड ऑफ गिव अ सिंपैथी थिंग टू यू, बट नथिंग ऑन द मॉनेटरी और इन द फॉर्म ऑफ कमिंग बैक टू द टाइम पीरियड विच इज बीन लॉस्ट कम बैक्स टू यू. वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा एडवोकेसी लाइन में हम बात प्रिकॉशन की कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, क्योर की बातें तो बहुत हो गई, लेकिन अब इस जनरेशन की एक्सपेक्टेशन ये है कि, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जिस दिशा में काम कर रहे हैं उससे बहुत ये फीलिंग आती है कि हम प्रिकॉशन पे ही वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने से पहले हम क्या कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम हो ही नहीं. जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज़ें आई हैं और बहुत सारे लॉज में चेंजेस आ रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने बताई SC ST वाले जो एक्ट है, इस एक्ट में भी प्रिकॉशनरी तरीके से चेंजेस आने चाहिए ताकि कोई ऐसा कुछ नहीं हो किसी Well, we निर्दोष के साथ? do need certain changes in that, but again मतलब हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स की ही बात करते हैं. उसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाता है, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. हम जितने भी लॉज बनाते हैं, जितने भी हमारे डिस्कशंस होते हैं, सब एक आउटलाइन मैप पे चलता है. वी जस्ट काइंड ऑफ मेक द पॉलिसीज, वी जस्ट काइंड ऑफ मेक द लॉज, बट ये हमारी बहुत ही मतलब कहना चाहिए दुर्भाग्य है कि हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. सो वट एवर वी मेक द प्लानिंग्स, आर प्लानिंग strategy making is everything is very strong, but the execution part is very poor, and that is the biggest split of our system. क्योंकि अभी रिसेंटली 2023 में कुछ बिल भी पास हुए थे इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड, जो कि नाम चेंज हो गया. तो ऐसे 2-3 जो बिल्स थे वो प्रेजेंट तो हो गए, 2023 में प्रेजेंट हुए, जो कि अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए. तो डिलेड जस्टिस की जो अपन बात करते हैं, तो कानून के बारे में यही कहा जाता है कि जैसे कोई इंसान को सजा मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होना चाहिए. दैट इज द ऑलवेज सुपर मोस्ट थिंग. मतलब हम जब कोर्ट में केस भी फाइल करते हैं और हम उसके लिए लड़ते भी हैं, तो फ्रॉम लॉयर टू द जज एवरीबडी हैज द सेम विजन इन देयर माइंड कि हम किसी निर्दोष को सजा ना दें. बट अगेन बात वहीं घूम फिर के वापस आ जाती है कि जो हमारा एग्जीक्यूशन करने का जो तरीका है, जो हमारे चैनल्स हैं, दैट आर सो वीक, सो पुअर, कि हम ना करते करते भी कई बारी जो गिल्टी नहीं होता उसे सजा दे देते हैं.
because the system is very slow in moving and taking the actions. आधे से ज़्यादा टाइम हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं. जब तक डेट्स आती हैं, जब तक उन पे काम होता है, तब तक कई बारी वो इंसान ही नहीं रहता है. और अगर वो इंसान होता भी है तो शायद उसमें लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है. तो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स जो आपके पूरे केस को बनाती हैं और उस केस को फाइट करते हैं हम. अगर हमारा थोड़ा सा एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो जल्दी हो जाए और हम उस पर जल्दी से एक्ट करना शुरू कर दें तो चीज़ें शायद बेटर फॉर्म में हो सकती हैं. क्योंकि यहाँ डीले की बातें ये भी हो रही हैं कि जो बिल को पार्लियामेंट में अपन ने प्रोड्यूस कर दिया है वो भी इम्प्लीमेंट होने में 2-3 साल तो यूं ही लग जाते हैं, विच इज़ लाइक सो अनफॉर्चुनेट. क्योंकि आई ऑलवेज से दिस थिंग एंड दैट इज़ बीन अ वेरी फाइन सेइंग कि जो सत्ता है सिर्फ 2 जगह से बदलती है और उसकी सुनवाई भी सिर्फ 2 जगह से होती है, या तो संसद से या सड़कों से. राइट. तो अगर आपको लगता है कि हम कुछ संसद में नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज संसद में कई बारी ऐसी चीज़ें उठ जाती हैं जिनका अपोजिशन चाह के भी कुछ एक निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है. और जब संसद में काम नहीं होता है तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और फिर सड़कों पे उतरने के बाद थोड़ी बहुत सुनवाई हो जाती है. असल में आपकी सड़कों की बात से याद आया मेरे को कि एक 2012 में बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था जो कि निर्भया गैंग रेप केस हुआ था और 2025 अभी चल रहा है. सो आपको लगता है कि जब उस टाइम भी लोग सड़क पे आए थे और प्रोटेस्ट किया था तो 2012 से 2025 का ये जो एक समय बीता है उसमें बदलाव आया है, प्रोटेस्ट का रेलेवेंस बना है और कोर्ट रूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं या फिर एक्टिव हुए हैं चीज़ों को अप्रोच जो उस टाइम पे आप जिस केस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं उस टाइम पे जो वो चीज़ हुई थी और उसके बाद जो सड़कों पे लोगों का उतरा गया था और उसके बाद जो चेंजेस जिस चीज़ के लॉस की चेंजेस की डिमांड की गई थी वो उन चेंजेस में मतलब उन लॉज में चेंजेस आए थे बिकॉज ऑफ दैट फीमेल हैज सीन अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन एंड लॉट ऑफ फेवर्स इन देयर फॉर्म. और उसके बाद लड़कियों के लिए बहुत सारे लॉज आए गए, काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई. उसके बाद हमारी अगर फीमेल्स बाहर जा भी रही हैं अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है सो दे हैव लॉट ऑफ लॉज एंड लॉट ऑफ रूल्स इन देयर हैंड जिसके बेसिस पे वो अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं. सो वो उसका एक ट्रांजिशन आया. बट अगर हम हर चीज़ के लिए ये सोचते हैं कि हम सड़क पे उतरें और एक आपकी सत्ता बदल जाएगी तो वो भी एक गलत चीज़ है. जैसे कि अगर अभी हम रिसेंटली डॉग केसेस की बात करें जिसमें कि दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बताया गया था, इट वाज अ जजमेंट पास बाय द कोर्ट ओनली कि आप डॉग्स को शेल्टर होम में रखेंगे विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकलिटी ऑफ दैट डिसीजन, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट इवेंट. आप लोग सड़कों पे उतर गए, आप दिन रात नारे लगा रहे हैं. इमेजिन एक जजमेंट को पास करना, एक ऑर्डर को निकालना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम. अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी लॉ पास हुआ है और उसको बदलने के लिए या उसमें रेक्टिफिकेशन लाने के लिए आप सड़क पे उतर जाएंगे, सो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ people, lot of time and lot of other things into it. So we need to understand कि जो चीज़ important है अगर हम उसी के लिए बात करें, उसके लिए अगर हम सड़क पे उतरें, एकजुट होके करें तो शायद it make more relevance rather than कि कोई भी छोटी सी बात हुई और आपको लगता है कि हमें सड़क पे उतर के नारे लगाने चाहिए और काम करना चाहिए और हमारा काम हो जाएगा. So that's wrong because आप सिर्फ अपना ही नहीं पूरे सिस्टम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इमेजिन अब उसका जो दोबारा से रेक्टिफाइड होके ऑर्डर आया, then there has been a penalty on NGOs, there has been the penalty on the people who have filed the RTIs and all. आप उस चीज़ का समझिए कि उसमें कितना समय जाता है. एंड देन पीपल ब्लेम द जुडिशल सिस्टम कि हमारे केसेस पेंडिंग है, हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही है. वी ट्राई, मतलब द जुडिशल सिस्टम ट्राई टू वर्क मैक्सिमम ऑन द थिंग्स. वी हैव द लोक अदालत्स एवरी 3 months इन विच वी ट्राई टू लिसन द लैक्स एंड लैक्स ऑफ केसेस. आप अगर सड़क पे जाते हैं, आप लोगों के कितने चालान होते हैं. वी ट्राई टू नलीफाई दैट ड्यूरिंग दैट लोक अदालत. लोग कभी भी
सिस्टम की पॉजिटिव साइड पे बात नहीं करना चाहते हैं। लोग हमेशा उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर आप भी एक इंडिविजुअल हैं, अगर ऐसा नहीं है कि यू आर 100% राइट, अगर आप में अच्छाइयाँ हैं तो आप में कुछ 2% बुराई भी होगी। तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। तो इसी तरह से अगर हम जुडिशल सिस्टम में भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत गलती तो हमसे भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। वैसे लेकिन ये सड़क पे उतरने का तो देखा जाए तो ओवरऑल कोई ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं। इनफैक्ट ये टाइम वेस्ट करता है जो अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये हो जाती है कि सिंस यू आर अ वुमेन एडवोकेट एंड इवन बीइंग अ वुमेन इटसेल्फ, ये सवाल पूछना उचित रहेगा कि ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब, जैसे कोई जो चीज़ हो जाती है, जैसे रेप हो गया या इस तरह के क्राइम हो गए, तो इस चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि आपने बताया प्रोटेस्ट इज़ नॉट ए गुड सॉल्यूशन, तो क्या ऐसा क्या करना चाहिए जिससे रेमेडी हो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो, या फिर एक डर बैठे इन फ्रंट ऑफ द क्रिमिनल्स? देयर आर लॉज विच हैव कम अप, बट अभी तक कुछ भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं आया है किसी भी ऐसे रेप एक्ट या फिर आपका मोलेस्टेशन या फिर आपका कोई भी जो फीमेल्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्ट होता है सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा लाइव एग्जाम्पल नहीं सेट हुआ है, बिकॉज ऑफ विच पीपल हैव अ फियर इन देयर माइंड एंड हार्ट। अगर हम शायद कोई ऐसा एग्जाम्पल खड़ा करते हैं, वी कन्विक्ट समबडी ऑन दैट बेसिस हु हैज ब्रुटली रेप्ड अ फीमेल, तो एक एग्जाम्पल सेट होने की वजह से बाकी लोगों के दिमाग में, दिल में वो डर बैठ सकता है। बट स्टिल देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोगों ने बहुत एक्शन लिए हैं, चीज़ें करी हैं, व्हेन सर्टेन रेप्स और सर्टेन सच इंस्टेंसेस हैपन्स, कि हम उसको कवर करने की कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। आइदर द सिस्टम बिकम्स करप्ट और सम अदर पीपल बिकम करप्ट, बिकॉज ऑफ विच द न्याय और जो उस लड़की को इंसाफ मिलना होता है वो मिल ही नहीं पाता है। तो आपको लगता है कि जो डिलेड जस्टिस होता है, या जो इतना टाइम लग जाता है कोई भी केस को सॉल्व होने में, या फिर करप्शन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स, बट हम इसमें पूरे सिस्टम ही इन्वॉल्व मानते हैं। सपोज अगर हम बात करें कि एक इंसान के साथ गलत हुआ, सपोज आपने एक केस फाइल किया, उसमें जिस पार्टी के अगेंस्ट क्राइम हुआ वो, जिसने क्राइम किया वो, आपका लॉयर, अपोजिट पार्टी का लॉयर, जज, आपका मुंशी, आपका टाइपिस्ट, आपका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। सो देयर आर मिनिमम टू मिनिमम 10 people who are involved into the one case when you file it. अब ऐसा नहीं है कि सब लोग एक टाइम पे ही हियरिंग के लिए खड़े होते हैं। कई बारी आपका क्लाइंट नहीं आएगा, कई बारी आपका वकील नहीं आता है, कई बारी आपके वकील की तैयारी नहीं होती है, कई बारी दूसरे वकील की तैयारी नहीं होती है, एंड इन दिस होल प्रोसेस कई बारी आपका आईओ नहीं आएगा, कई बारी उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी होगी, उसके बाद कई बारी उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं है, आपकी एफआईआर फाइल नहीं हुई है, एफआईआर के बाद आपके चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बीन इन्वॉल्व, एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी जो चीज़ें हैं वो डिले होती जाती हैं। अब एक सिर्फ वही केस नहीं है ना जो हम सुनने के लिए कोर्ट में बैठे हैं। जजेस ऑल्सो हैव एम्पल ऑफ केसेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो जब आप एक डेट को मिस करते हैं तो दैट मीन्स यू आर डिलेड बाय मिनिमम 3 months। आपकी जो एक डेट आज गई है, अब उस डेट की जो नेक्स्ट सुनवाई होगी, अगर आपकी लेटेस्ट टू लेटेस्ट करें तो आपको 1 महीने की डेट मिल सकती है, अदरवाइज टू द लॉन्गेस्ट ऑफ इट इट गोज टू 3 months, 4 months, 6 months। अब आपने अगर एक डेट 6 महीने आगे बढ़ा दी तो इमेजिन आपका जो केस है वो कितना आगे बढ़ गया। सो दैट्स वाई देयर इज बीन द होल सिस्टम डिलेइंग and like the case is being extended। अगर सब लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलें, चीज़ें सुने, तो
कई केसेस के रिजल्ट्स बहुत जल्दी भी आ जाते हैं, बट वही है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता और जहाँ पे वी फील कि देयर इज़ अर्जेंसी ऑफ द मैटर, तो आपके स्पीडी ट्रायल केसेस होते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा जजमेंट पास नहीं हुआ है जिसकी वजह से एक डर बैठे क्रिमिनल्स पे, तो उसका कारण अपन कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि डिले हो जाता है जस्टिस में या फिर करप्शन की वजह से, तो एक भरोसा नहीं आता कि ये चीज़ इवेंचुअली सॉल्व होगी भी या नहीं। भरोसा सिस्टम पे होता है कि जजमेंट आएगा, देयर विल बी न्याय टू द सिस्टम, मतलब जिसके भी अगेंस्ट कुछ गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, ये लोगों को यकीन होता है, बट वो न्याय कब आएगा लोगों को ये यकीन नहीं होता है। न्याय आएगा लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया देर इज बीन अ ह्यूज लॉबी विच इज बीन इन्वॉल्व फॉर द कंप्लीट प्रोसेस। आप अगर ये बात करें कि सब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, अगर आप बात करें कि जिसने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, कई बारी मर्डर वेपन नहीं मिलेगा, कई बारी जिसने मर्डर करा है वो नहीं आएगा, कई बारी उसका जो मतलब आईओ है उस केस का इंचार्ज है वो उस क्रिमिनल को लेके कोर्ट में नहीं आएगा, कई बारी क्रिमिनल बीमार हो गया, कई बारी अपोजिट पार्टी जिसके अगेंस्ट वो मतलब हुआ है वो नहीं होगी, कई बारी उसका वकील नहीं आएगा। सो देयर इज बीन अ हेल लॉट ऑफ प्रोसेस दैट इज बीन इन्वॉल्व, और उसकी वजह से धीरे 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 वी डोंट इवन रियलाइज इट कीप ऑन गेटिंग डिलेड। ऐसा नहीं है कि जिसका मर्डर हुआ है या जिसने मर्डर किया है उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसकी भी सुनवाई होगी, बट वो बहुत स्लो हो जाता है। और एक्चुअली होता ये है कि जैसे इतना समय बीतने के बाद फैक्ट्स को भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ऑफ कोर्स, और फिर इतने 20 साल बाद यू डोंट नो कि वो एक्यूज्ड अभी जिंदा भी है या नहीं। और सो फिर दैट्स व्हाट द थिंग इज कि हम सिस्टम नहीं समझ पाते, हम कॉपरेट नहीं कर पाते, और धीरे 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 करके जब वो चीज़ें इतनी डिले हो जाती हैं, सो वी काइंड ऑफ टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जिसकी वजह से एविडेंसेस में बहुत सारे मैनिपुलेशन हो जाते हैं। और फिर अगर 15-20 साल किसी इम्पॉर्टेंट केस को अगर लग जाते हैं और वो सॉल्व भी नहीं होता, और इस बीच में अगर करप्शन का भी रोल कहीं ना कहीं हो जाता है, तो फिर एक रिलायबिलिटी नहीं आती कि भविष्य में अगर ऐसा कोई केस होगा तो फिर उसका अंत में रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि जजमेंट, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट जजमेंट तो होना एक एज एन एग्जाम्पल भी चाहिए, लेकिन वो तभी हो सकता है जब वो जस्टिस जल्दी मिले, और वो चीज़ हो नहीं पा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसा कोई तरीका है कि हम ऑनलाइन चीज़ों को करें, या आज की तारीख में we are moving towards the online hearings. Many cases have been heard online. If we feel that कि क्लाइंट नहीं आ पाएगा या अपोजिट पार्टी नहीं आ पाएगी, और कई बारी अगर जो एक वकील है वो दूसरे कोर्ट में है और उसकी वहाँ पे भी हियरिंग है और दूसरे कोर्ट में भी हियरिंग है, सो वी हैव स्लोली एंड स्टेडली गेटिंग अडेप्टेड टू द कल्चर ऑफ ऑनलाइन। लेकिन कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है क्या, जो आज की तारीख में चेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं लॉ में, कि इतने साल के अंदर अंदर कोई भी केस सॉल्व होना ज़रूरी हो गया है? देयर आर सर्टेन केसेस विच हैव द टाइमलाइंस फॉर दी। अच्छा, लाइक ओनली सर्टेन केसेस या हर तरह के केस नहीं, का हर हो केस गया? में तो नहीं हो पाता, बिकॉज आपके अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें तो उसमें तो कोई टाइमलाइंस है ही नहीं। हाँ, बट एटलीस्ट क्रिमिनल केसेस में जो क्रिमिनल केसेस वी हैव द टाइमलाइन। लाइक जितना मैं समझ पाया हूँ मे बी वो 3 years है, ऐसा है क्या? हाँ जी। 3 years। सो जो चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं वो प्रैक्टिकली वो हो क्यों नहीं पाती? कि जैसे अगर ये बोल दिया गया है कि 3 साल के अंदर अंदर वो सॉल्व होना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो जो What we मैंडेट study है, in the theory is way too different in the practical grounds. सो इट्स जो लाइक आप बुक्स में पढ़ते हैं वो रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा मैचअप करना डिफिकल्ट है। तो एज अ पर्सन इन लीगल टीम, आप खुद एज अ लेगेसी क्या सोचते हैं कि व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग इन दिस लीगल सिस्टम जो अभी तक है नहीं? आप झूठ कम से कम बोलें, और जितना आप ट्रांसपेरेंट अपने क्लाइंट के साथ रहेंगे, आई गेस इतना इजी हो जाता है काम करना, उतनी इजीली स्मूथनेस आ जाती है आपके काम में। आपको मैनिपुलेशंस बहुत कम करने पड़ते हैं। द मोर ट्रांसपेरेंसी द मोर इजी इज टू विन द केस। तो अगर आप मान लीजिए सुप्रीम पोजीशन में होते इन द लीगल सिस्टम, तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देते टू हैव अ वेरी हारमोनियस वर्किंग? क्योंकि
बहुत बार ऐसा होता है, रिसेंटली सोशल मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि जुडिशल सिस्टम में भी इंटरवेंशन बहुत होता है कि दे आर नॉट एबल टू फ्रीली डिसाइड थिंग्स। तो अगर आप सुप्रीम पोजीशन में होते तो आपका 3 सजेशन क्या होता गवर्नमेंट को? Well, see, if we say that there has been an intervention of मतलब political things into the judicial thing, वो कहना थोड़ा सा गलत होगा, because judiciary is independent. हर कोई, अब जैसे सपोज अगर हम आपके घर की बात करते हैं या अपने मैं घर की बात करती हूँ, तो द हेड ऑफ द फैमिली इज मॉम एंड डैड, ठीक है, उनके बच्चे हैं आगे से दोनों की शादियां हो गई, ठीक है, दे आर रनिंग देयर इंडिविजुअल फैमिलीज। बट कई मसले ऐसे आते हैं जहाँ पे वी ऑलवेज लुक एंड सीक एडवाइस ऑफ आवर पेरेंट्स, बिकॉज वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने सिस्टम ज़्यादा देखा है, राइट। बट दैट डज नॉट गिव द श्योरिटी कि हम उनकी जो वो एडवाइस दे रहे हैं उसे अपने पे लागू करेंगे ही, एब्सोल्युटली, है ना। तो सेम वे इट गोज विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो, जो हम कई बारी लोग कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट डिसीजंस टू मेक, इट इज़ जस्ट दैट at times we seek the advice of the political system or the legislative system or the executive body as well, just to understand that can we run the system in this way or can we not. So there has been a time when we are missing on certain factors. वहाँ पे हम पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी की हेल्प लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी इज कम्प्लीटली बायस्ड और इज कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड, राइट। सो अगर 3 सजेशंस देने हैं, सो इट कुड बी वी कैन स्पीड अप the trials of the cases which are pending. We can have more transparent system, more online system, so that it shorten down the cost and the time. Right. बिकॉज कई लोग ऐसा होता है कि एक्स जगह पे बैठे हैं और उन्हें दिल्ली आना है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए, सो दे आर नॉट एबल टू मेक इट ऑन टाइम, सो दैट कुड बी डन ऑनलाइन। तो उसमें जो आपकी एक प्रेजेंस मार्क होती है या फिर जो आपका क्लाइंट या आपका वकील किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है, इट कुड बी डन। उसके बाद वट एवर द थिंग्स विच आर पेंडिंग इन टू द लेजिस्लेटिव सिस्टम कैन बी स्पीडन अप। बहुत सारे केसेस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उनसे एक एग्जाम्पल सेट करते हुए इफ वी ट्राई टू मेक द चेंजेस, वी कैन हैव अ बेटर विजन एंड अ बेटर बिल बोर्ड टू वर्क ऑन। तो ऐसा एज अ कॉमन मैन कोई ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है क्या जहाँ पे वो जैसे कोई केस अगर रिपोर्ट हो गया तो जहाँ पे जाके ट्रैक कर सके? तो आप बताएंगे वो लाइक कौन सा पोर्टल है जहाँ पे जाके वो जैसे अगर सपोज आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, हाँ, तो हाई कोर्ट में आपका किस कोर्ट रूम में चल रहा है वो सारी डिटेल्स आपके पास होती हैं। तो हाई कोर्ट की वेबसाइट है, आप उस पर डाल के देख सकते हैं कि आपके लास्ट ऑर्डर क्या हुआ था। जैसे सपोज अगर आप नहीं जा पाए लास्ट हियरिंग पे, तो आपका क्या ऑर्डर आया है, किस डेट को हुआ, आप वो डेट डालेंगे, आप कोर्ट रूम नंबर डालेंगे, उस कोर्ट रूम का जज कौन है वो डालेंगे, और आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यू कैन कलेक्ट द कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम देयर ओनली एंड देन यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट इज गोना हैपन ऑन द नेक्स्ट हियरिंग। तो ऐसा भी होता है क्या कि केस को प्रॉन्ग करने के लिए वो जानबूझ के कोई पार्टी आएगी नहीं ऑन द हियरिंग डेट, क्योंकि उससे फिर टाइम और मिल जाएगा उनको, क्योंकि ये पता चल चुका है कि नहीं आएंगे तो फिर डेट आगे बढ़ेगी, तो इसका मिसयूज कर लेते हैं कोई पार्टी? एट टाइम्स पीपल डू मिसयूज, बट आई वोंट से दिस थिंग कि इट ऑलवेज हैपेंस। बट देन देयर इज नो रेगुलेशन। मान लो विदाउट रेगुलेशन है, अगर आप पार्टी जो अपोजिट पार्टी है आपकी, अगर वो एक से दूसरी बार हियरिंग पे नहीं आ रही है एंड दे आर गिवन एक्सक्यूज कि मैं बीमार हूँ या आई एम आउट ऑफ टाउन, तो आपसे आपके फुल फ्लेश्ड डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं एंड इट इज बीन क्रॉस चेक्ड बाय द आईओ, राइट, and you have to submit it into the court. And if we feel that there is some wrong things which have been placed as a documents जो कि आपने evidence के basis पे लगाए हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं, so it goes against you. हाँ, क्योंकि फिर वो unnecessarily उसका नहीं, फायदा मतलब उठा there सकते हैं। are, again I said
कि जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं और जो आप प्रैक्टिकल में करते हैं वो बहुत अलग है। जैसे कि वी से कि एडजॉर्नमेंट हम सिर्फ 3 बारी ले सकते हैं, बट एडजॉर्नमेंट कई बारी 4 से 5 बारी भी हो जाता है। कई बारी कुछ ऐसी अनसेड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, एंड वी हैव टू टेक द एडजॉर्नमेंट। तो एडजॉर्नमेंट मिलता है, बट इट नीड टू हैव अ वैलिड रीजंस एंड अ वैलिड पॉइंट्स टू गो फॉर इट। हाँ, वरना उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो इट विल गो अगेंस्ट एग्जैक्टली। हिम। सो एजुकेशन के मामले में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी है, तो उसमें कोई चेंजेस आने ज़रूरी हैं जो कि लीगली पीपल आर मोर अवेयर अबाउट इट? क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। ट्रैफिक रूल्स की बात कर लो या कोई ऐसी चीज़ जो लीगली इन्वॉल्व्ड है, क्योंकि हम नॉर्मली जो पढ़ाई का सिस्टम बन चुका है वो यही है कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब चीज़ों में ही रिवॉल्व होता रहता है। और फिर फर्दर जो लीगल लेते हैं, एलएलबी करते हैं, वो लोग तो फिर भी इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको पता होना चाहिए। सो रिसेंटली एंड लाइक अभी हमारा जो पूरा करिकुलम है, देयर हैज़ बीन गेटिंग अ चेंज इनटू दैट। अच्छा। कि आपकी जो लॉ है इट हाँ। इज़ अभी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th। आप अगर उसे पढ़ना चाहते हैं तो Okay. आप उसे 11th एंड 12th में, इट इज़ अ इलेक्टिव सब्जेक्ट। अच्छा, अच्छा। Slowly and steadily it is becoming a compulsory subject into the all the classes, Right. and from the very basic structure it will be included into your compulsory subjects that is there. Also you can understand and read and go through the basic law structure। मतलब जो आपके डे टू डे हमारा होता है ना, आम मर्रा की ज़िंदगी में जो लॉज हमें ज़रूरत होती हैं, Right. अगर हमें वो चीज़ें समझ आ जाए, अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें और उसको समझ के अगर हम एक्ट करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कॉमन मैन की होती हैं कॉमन ग्राउंड पे, वो सॉल्व हो सकती हैं। Right. So we need to have this legal books into our NCRTs, और जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सुरभि जी, आपके हिसाब से लॉज अभी वन साइडेड हो गए हैं क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की? How जो would you वुमेन्स, say one-sided? लाइक वन साइडेड इन द सेंस कि ज़्यादा फेवरेबल है वुमेन के लिए, एज इन इफ़ अ वुमेन मेक्स एनी कंप्लेंट तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है उस केस को, एंड इट इज़ गोइंग समवेयर डाउन द लाइन अगेंस्ट मैन। It is लॉज इस not तरह that बन गए हैं। favoring a women, it is just that there have been few changes। मतलब जो कुछ changes हमारे लीगल सिस्टम में आए हैं वो फीमेल्स के लिए आए हैं, और उससे रिलेटेड नाउ द सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। गूगल देवता है, तो लोग उसको पढ़ के उसको समझ के पीपल हैव स्टार्टेड एक्टिंग ऑन टू दैट। इसकी वजह से girls have started taking the undue advantage out of it। Right. So it is not that the system is favoring them, it is just that females have started becoming more smarter। बट कहीं ना कहीं वो लॉज भी इस तरह से फेवरेबल बन चुके हैं जो उनको, वो लॉज इसलिए बनाए गए थे क्योंकि आज भी देयर आर सिटीज, देयर आर विलेजेस, देयर आर प्लेसेस जहाँ पे औरतों को नहीं पता कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर आप अभी भी टू द इंटरनल पार्ट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ चले जाएं तो शायद लोगों को पता ही नहीं है कि उनके बेसिक अधिकार क्या हैं। Right. और उन अधिकारों को वो कैसे यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जब लड़की की शादी होती है तो माँ बाप ये बोल के कि हम तुझे स्त्री धन दे रहे हैं, दे गेट हर मैरी एंड दे सेंड इट टू अदर हाउस। जब लड़की की शादी हो गई उसके बाद भी लड़की का उतना ही अधिकार अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पे है जितना कि उनके बेटे का होता है। बट अगर लड़की वापस से उसे मांगने आती है तो उसे ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि वो आपको स्त्री धन के रूप में दे दिया गया है। बल्कि ऐसा नहीं है, जो आपने शादी की और जो उसे उस समय सामान दिया वो आपका धर्म था। राइट। That is your part, that is has to be given। बट उसके बाद अगर पेरेंट्स अपनी
चल और अचल संपत्ति को बांट रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें उतना ही अधिकार औरत का होगा जितना कि उसके भाई का होगा। राइट। तो ये आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है। कई लोगों को इस बात से चुप करा के बिठा दिया जाता है कि तुझे क्या करना है, तू पराए घर की है, तुझे तो हमने पहले ही ये दे दिया, तुझे हमने इस रूप में दे दिया, तुझे हम एक कार दे देते हैं इसलिए तेरा डिविडेंड पूरा हो जाएगा। बट अ फीमेल नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इक्वली उस प्रॉपर्टी की या फिर कोई भी जो उसका गिफ्ट है या कुछ भी है उस पेरेंट्स के पास हकदार है जितना कि उसका भाई है। तो आज भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां लड़कियों को नहीं पता, जहां लड़की के ऊपर आज भी हाथ उठाया जाता है और उसको ये नहीं पता कि वो उस हाथ उठाने पर भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। सो इट इज लुकिंग एट दी मेट्रो सिटीज़, और अगर हम बात करें बड़े शहरों की जहाँ पे आज लड़की बाहर जाके काम करने लगी है, तो उसको पता है कि मुझे कौन से लॉस का कहाँ इस्तेमाल करना है, एंड देन लुकिंग एट द फ्यू हाईलाइटेड थिंग्स एंड फ्यू हाईलाइटेड केसेस जहाँ पे लड़कियों ने इन लॉस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। लोगों को लगता है कि लॉज जो है वो लड़कियों के फेवरिज्म में हो गए। इट्स नॉट दैट। अब गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है ना। राइट। तो अब 100 लड़कियां हैं तो जिसमें से अगर 10 लड़कियों ने कुछ गलत कर दिया, जिसमें से या फिर अगर हम बात करें कि 60 लड़कियों ने कुछ गलत कर दिया, बट 40 तो आज भी ऐसी हैं ना जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, बट वो 60 लड़कियों के केसेस इतने ज़्यादा उजागर हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा टीआरपी ले लेते हैं कि जो 40 लड़कियां हैं वो बेचारी वो टीआरपी देख के ही चुप होके घर में बैठ जाती हैं कि शायद हमें तो न्याय मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये डिवोर्स के केसेस में भी बहुत ज़्यादा पाया गया है कि कोई केस unnecessarily कर लिया गया। शी इज़ वेरी वेल, लाइक शी इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड शी इज़ गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम ऑल्सो, लेकिन फिर भी वो एलिमनी डिमांड करते हैं। तो एलिमनी का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, तो क्या आपको लगता है कि इट इज़ लाइक वेरी लॉजिकल तरीके से उस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ऑफ कोर्स इट रीचेस टू द वेरी लॉजिकल मतलब बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स पे ही एलिमनी दी जाती है। अभी एक हफ्ता पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया जिसमें उसमें बोला गया है कि एलिमनी वुड नॉट बी गिवन टू द लेडी जो कि बहुत वेल ऑफ है, शी इज़ अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी, सो शी इज़ नॉट लाइबल टू रिसीव द एलिमनी फ्रॉम द हस्बैंड बिकॉज वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। बट अगेन उस चीज़ को कोई नहीं उजागर करेगा। उजागर हम उसी चीज़ को करेंगे कि अरे लड़की गई कोर्ट में और उसने बोला कि मुझे तो 5 करोड़ की एलिमनी चाहिए, उसने अपने पति का घर बिकवा दिया, गाड़ियाँ बिकवा दी। सो जहाँ पे हमें मसाला मिलता है ना, एक्चुअली मीडिया को भी मीडिया भी उसी चीज़ को उजागर करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों की बात नहीं सुनी जाती, लड़कों की सुनवाई नहीं है, या लड़के जो मेंटेनेंस डिमांड करते हैं, या लड़के चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट अगर मोलेस्टेशन हुआ है या दे आर ऑल्सो दी विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो उनकी सुनवाई होके या वो केसेस नहीं जीतते। ऐसा होता है कि लड़के भी केसेस जीतते हैं, लड़के भी फाइल करते हैं कंप्लेन, लड़कों की भी सुनवाई होती है, लड़के भी जाके डोमेस्टिक केसेस फाइल करके जीतते हैं, बट उसकी चर्चा ही बहुत कम होती है। इट इज़ जस्ट लाइक टॉकिंग इन द विस्पर्स। राइट। हम उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वहाँ से आपको मसाला नहीं मिल रहा है ना। तो जब मसाला मिलता नहीं है तो चाट बनेगी कैसे? तो जब तक चाट खाई नहीं जाएगी तो तब तक बात होगी नहीं। सो इसीलिए वी ऑलवेज फील दैट मेन आर डिप्राइव्ड। आई डू एग्री मेन आर डिप्राइव्ड, बट ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मेन आर कम्प्लीटली डिप्राइव्ड। आदमियों की भी सुनवाई होती है, बट ये है कि फॉर दैट मेन हैज़ टू बी वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आई ऑलवेज से इन माई पॉडकास्ट कि अगर आदमी को इस जंग को जीतना है ना, तो उसे दिल से ज़्यादा दिमाग से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो महिलाओं के लिए आपकी क्या राय है, एज इन जो लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनको आइडिया नहीं है लीगल सिस्टम्स का, तो अगर आप उनको एडवाइस देना चाहें कि उनको कहाँ जाके वो जानकारी प्राप्त करनी चाहिए पहले तो, और दूसरा उनके बेसिक राइट्स क्या हैं जिसको उनको हमेशा पता होना चाहिए ताकि वो कभी विक्टिम नहीं बने? बहुत सारे लीगल एड सोसाइटीज़ चलाई जाती हैं बहुत सारे गांव में। हर गांव में शायद एक लीगल एड सोसाइटी होती है जहाँ पे ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर समझाया जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको लगता है कि आप
के साथ कुछ भी कहीं भी गलत हो रहा है तो हमेशा एक जज्बा रखें कि आप सबसे पहले ही, मतलब अगर आपको हाथ दिखा दिया गया तो आप उस हाथ उठाने के बराबर ही माने और आप उसकी तभी कंप्लेन करें। ये नहीं कि आप तब तक इंतजार करें कि सिलेंडर कब फटेगा। राइट। आपके अगेंस्ट अगर जरा सी भी आपको लगता है कि कहीं चिंगारी उठ रही है तो आप उसके अगेंस्ट एक्ट करें। और सबसे बेसिक चीज, कोई भी लड़की मेरे ख्याल से मिनिमम 12वीं पास होनी ही चाहिए। मतलब आप बेसिक शिक्षा तो जरूर लें, बिकॉज जब तक आपके पास वो बेसिक शिक्षा नहीं है ना, शायद आप अपने लिए कभी खड़ा हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस तरह से अपने लिए फाइट करना है। राइट। तो आप लीगल एड सोसाइटीज में जाएं, देर आर लॉट ऑफ एनजीओज विच वर्क ऑन द विमेन अपलिफ्टमेंट, आप उनसे कनेक्ट करें। देर आर बीन द विमेन सेल जो इसके लिए काम करती हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हों। कहीं सारे ऐसे लोकल अथॉरिटीज बना दी गई हैं जो इस शिक्षा को एक बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाते हैं, पढ़ाते हैं और डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के उन्हें मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब स्वरोजगार देते हैं। हाँ, सो दे काइंड ऑफ गिव द स्वरोजगार टू देम। तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मतलब देर आर मेनी एनजीओज विच आर वर्किंग ऑन दैट, एंड आई माई सेल्फ रन अ एनजीओ फॉर द फीमेल्स इन ललितपुर यूपी, विच वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। क्या नाम है उसका? स्वरोजगार महिला सशक्तिकरण। Okay, ललितपुर में। It's so difficult to speak in Hindi that way. So which completely works on the upliftment of women. So अगर कंप्लीट प्रोसेस समझना चाहें कोई कि किसी के साथ कोई क्राइम हुआ और वो जस्टिस मिलने तक, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप सिंपल भाषा में समझाएं कि उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए एक विक्टिम के परिवार को कि उनको न्याय मिल जाए। आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, आप सबसे पहले जाएं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर कराएं। कंप्लेन रजिस्टर कराने के साथ 2 कॉपी लेके जाएं। एक जो आप वहाँ पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं उसकी भी रिसीविंग कराएं, और जो आपने कंप्लेन फाइल की है उसकी रिसीविंग करा के अपने साथ वापस लेके आएं। फिर आप उस कंप्लेन पे कार्रवाई होने का इंतज़ार करें। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप दोबारा से एक कंप्लेन लिख के हायर अथॉरिटी में दें। फिर जब उसकी वहाँ पे कार्रवाई होगी फिर अपोजिट पार्टी को बुलाया जाएगा वहीं पुलिस थाने में। अगर दोनों पार्टीज आपस में सलाह मशवरा करके उसको कंप्लीट करते हैं तो ठीक है। अगर दूसरी पार्टी नहीं मानती है और आपको लगता है कि वो गलत है और उसको जेल होती है, सो देन देयर इज़ अ फाइलिंग ऑफ अ केस। आपने केस फाइल किया जो भी, फिर उसके बेसिस पे आपकी एक चार्जशीट प्रिपेयर होती है आपकी, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हो गई है आपकी, फिर एक चार्जशीट प्रिपेयर होगी। फिर चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में। आपने केस तो फाइल कर दिया, उसके बाद फिर आपकी चार्जशीट प्रिपेयर होगी आपकी। फिर उसके बाद जिस पार्टी के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है उसको सम्मन जाता है कि आपके अगेंस्ट से केस फाइल हुआ है, अब आपको कोर्ट में आना है। फिर वो सपोज अगली हियरिंग में कोर्ट पे आते हैं, वो देखेंगे कि अच्छा ये केस फाइल हुआ है, फिर उसके बाद वो रिप्लाई फाइल करते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से हियरिंग होती है, फिर उसके बाद आपका एविडेंस होता है, फिर आपका क्रॉस होता है, फिर उसके बाद आपकी ऐसे बहस होती है। फिर धीरे धीरे करके इन सब काम के होते होते आपका कभी कोई वकील नहीं आया, आपकी कोई पार्टी नहीं आई, कभी आपका जज नहीं आया, कभी जज बदल गया, कभी आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी कोई तीज त्योहार आ गया, तो आपकी डेट्स आगे पीछे हो जाती हैं। इसमें ही आपके 2-3 साल निकल जाते हैं। फाइनली जब आपका ये सब चीज़ें हो जाती हैं, देन मतलब जो जज है वो पूरी फाइल को पढ़ता है, उसके बेसिस पे आपका एक ऑर्डर पास होता है, एंड देन यू गेट दी जजमेंट इन योर हैंड। अब इसके बीच में बहुत सारे लूप होल्स भी आ जाते हैं। कई बारी पार्टी को लगता है कि जो हमने क्रॉस करा है वो सक्षम नहीं था, फिर उसके बाद वी नीड टू डू द रीक्रॉस। कई बारी आपका जो एविडेंस होता है दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, फिर आप एक और मतलब एविडेंस के लिए बुलाना चाहते हो, आप कोई और अपना जो आपके पास दलील है उसे पेश करना चाहते हो। सो देयर हैव बीन मैनी थिंग्स विच आर बीन इन्वॉल्व इन टू इट। बट बाकी ये जो सारा काम है एक बारी आपका केस फाइल होने के बाद, दैट इज़ तो लाइक आपके डे टू डे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन।
बट जो आपका बेसिक है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले जाके आप अपनी कंप्लेन लिखाएं। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है तो भी आप सबसे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके उसकी कंप्लेन करें, भले ही वो आपकी जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन नहीं है। विदाउट knowing to this fact you just file your complaint। उसके बाद का जो काम होता है वो पुलिस का होता है कि अगर वो आपका जुरिस्डिक्शन नहीं भी है ना तो वो उसको उस जुरिस्डिक्शन में केस को पास करेगा जो कि आपका जुरिस्डिक्शन स्टैंड करता है। बट द बेसिक थिंग इज कि लोग कंप्लेंट फाइल ही नहीं करते हैं। तो जब तक आप कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे तब तक कोई भी आगे एक्शन नहीं होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपने हाई कोर्ट का तो बता दिया कि हाई कोर्ट नहीं, की ये आपका मैंने सबसे लोअर कोर्ट का बताया है। हाँ नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था कि ऑनलाइन ट्रैकिंग का आपने हाई कोर्ट का तो बता दिया था कि हाई कोर्ट सेम की वैसे वेबसाइट ही पे जा लोअर सकते कोर्ट्स का होता हैं। है। लोअर कोर्ट का तो हर कोर्ट की अपनी एक वेबसाइट होती है, आप उस पे जाएंगे, उस पे आप अपना कोर्ट नंबर, जज का नाम और अपना केस नंबर डालेंगे। तो इन तीनों में से किसी भी उसको डाल के या दो चीज़ों को डाल के आपकी डिटेल्स आ सकती है। ऐसा भी कोई कॉमन पोर्टल है क्या जहाँ पे सारे कोर्ट्स का अपन रेफरेंस नंबर डाल के ट्रैक कर सकते नहीं, हैं? वो हर कोर्ट का अपना अलग अपना होता है। अलग होता है। तो एफआईआर बहुत सारे केसेस में रजिस्टर ही नहीं होती। एक कारण तो ये होता है कि जो विक्टिम है उसने नहीं किया, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो पुलिस है उन्होंने ही एफआईआर नहीं करी। तो जब एफआईआर वो नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें एफआईआर ही नहीं होती है। तो फिर उन लोगों को इंसाफ कैसे मिले? और क्योंकि बिना एफआईआर के भी कोई ऐसा तरीका है क्या कि जिसके साथ कोई आप चीज़ ऑनलाइन हुई एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर कर दें? और ऑनलाइन एफआईआर का भी कोई वेबसाइट है या कुछ? आपकी पुलिस की हर पुलिस पोर्टल, हर मतलब स्टेट की अपनी पुलिस पोर्टल वेबसाइट होती है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो जुरिस्डिक्शन की बात के चक्कर में वो एफआईआर, ये कैसे पता चले कि किसी भी पर्सन का जुरिस्डिक्शन उसके रेसिडेंस के हिसाब से होता है या फिर जहाँ पे क्राइम तीन हुआ है? पैरामीटर्स होते हैं, जहाँ पे क्राइम हुआ है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे विक्टिम रहता है। जहाँ पे तीन जगह। विक्टिम रहता है, जहाँ पे खुद रहते हैं एक्यूज। दो लोग होते हैं केस हाँ। में, वन इज द प्लेंटिफ एंड वन इज द रिस्पोंडेंट। तो जहाँ पे रिस्पोंडेंट है, जहाँ पे प्लेंटिफ है और जहाँ पे क्राइम हुआ है। तो इन तीनों में से कोई भी एरिया की जुरिस्डिक्शन में हो सकता है केस। अच्छा, तो वैसे आपके ओवरऑल आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं एज इन द फील्ड ऑफ एडवोकेसी? इस लाइन में आपने भी किसी से इंस्पायर होकर आप इस दिशा में एंटर किए होंगे, या फिर आप किसी को फॉलो करते हो नहीं, जो आपके रोल मॉडल हों? Initially, when I got into this field, I just got in because I was a sarkari employee. I was working with Jamia Islamia and I was a project researcher. But मैं वो 10 से 5 वाली नौकरी नहीं कर सकती हूँ। सो दैट इज़ द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर मी कि आप पूरा दिन एक चेयर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। सुबह गए, अपना लंच बॉक्स लेके, दिन में 2 बजे आपने लंच खाया, 5 बजे छुट्टी हुई, 6 बजे घर आए, एंड दिस इज़ द लाइफ यू आर लिविंग। आई डिड दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट दिस इज़ नॉट मी। आई कांट डू दिस 9 to 5 वाला जॉब। And then my chachu told me, the kind of persona you have, you are very much suited for law profession. So I switched towards the law. मैंने लॉ किया। I quitted my जामिया जॉब। सरकारी नौकरी को मतलब छोड़ना was like a biggest thing because लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी is something very very important and a security point से आपके लिए बड़ा ही मतलब एक सेफ गार्ड रहता है। आई डिड लॉ, आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, आई वर्कड विथ couple of law firms and during this whole process जब मैं लॉ प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने शुरू से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किया। उसके बाद आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई सीनियर्स एंड then became the turning point in my life कि I thought कि I should start my own something and I should learn criminal because criminal is something which gives you a kick and it connects you really well as per your persona and he became my mentor. So from that day I talk about almost 7 years back मैं उनसे मिली और आज तक he is my mentor. And he is the one person I look up to every day कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में खड़ी हूँ, he is just a call away. मतलब from being the strict senior to the cordial friend and
like a best of the person. I can share, I can talk anything with him, and he's just a call away. क्या नाम है उनका? Advocate Rishi Pal. एडवोकेट ऋषि पाल. So he is my guru, mentor, मतलब everything. अगर मुझे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, so I feel he's the one I can just reach राइट, it out. वी नीड पीपल लाइक. हाँ, सो ऑफ कोर्स वी ऑलवेज से कि मैं मतलब कभी भी किसी से मिलती हूँ, कभी भी कुछ बात करती हूँ, तो लोग कहते हैं कि एडवोकेसी इज सच अ प्रोफेशन विच इज़ वेरी मेल डोमिनेटेड एंड इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स टू ग्रो. सो हाउ डू यू गेट अलॉन्ग सो वेल? एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास आपका गुरु अच्छा है, द वन मेंटोर यू लुक अप टू, if you have the right person in your life, I guess it's the best profession to work for the females. Right. Because it gives you the huge platform to explore yourself, it gives you the huge area of expertise to learn and then make best out of it and grow ahead. But उसके लिए वो एक गुरु का सिलेक्शन करना सबसे बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है. ऐसी कोई बुक्स पढ़ते हैं आप जो जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि वो बुक्स लीगल लाइन में आने के लिए वो बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं, है? आपको बस एक एग्ज़ाम निकालना होता है. अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उनके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वो निकालिए. अदरवाइज़ आप क्लैट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और यू कैन गेट द एडमिशन एंड देन यू कैन परस्यू द लॉ. तो ऐसी कोई फेवरेट बुक है आपकी जिससे आप पढ़ते हैं, जिससे आपकी नॉलेज इन्हांस हुई है लीगल फील्ड में? नहीं, देर आर लाइक आपको अपने बेयर एक्ट्स पढ़ने होते हैं, देन देर आर लीडिंग केसेस, देर आर वेरियस वेबसाइट्स, लाइव लॉ है, उसके बाद आपके सर्टेन और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डे टू डे अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं. और आप हर चीज़ वैसे नहीं भरते हैं. सी सपोज यू आर वर्किंग ऑन एक्स मैटर, तो आपको एक्स मैटर से रिलेटेड ही देर आर सच सो मेनी लीडिंग केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनको डिस्कस करना पड़ेगा. और वट एवर यू आर डूइंग इन योर केस, ज़रूरी नहीं है कि जो केस आप उसको पढ़ रहे हैं वो आपके केस से बिल्कुल हूबहू मैच करेगा. तो आपको उसके लिए 10 केसेस को पढ़ना पड़ेगा, उनकी ब्रीफ को समझना पड़ेगा. उसमें से यू विल बी एबल टू गेट द मटीरियल फॉर योर केस व्हाट यू आर फाइटिंग. क्योंकि हर केस की जो टाइमलाइंस और हर केस की जो आउटलाइंस होती हैं वो बहुत अलग होती हैं. एवरीथिंग डज नॉट मैच अप विद दी सेम वे. तो अब उस चीज़ को पढ़ने के लिए आप जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, सो यू गेट आउट ऑफ इट एंड दैट्स हाउ यू एनहांसेस योर नॉलेज. तो सुरभि जी, ऐसा कोई मिस्टेक आपने अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जॉब में कभी ऐसी कोई मिस्टेक आपने करी है जो आप यंगर जनरेशन को बताना चाहें कि उनको नहीं करनी चाहिए, या फिर आपकी कोई 2-3 एडवाइस जो लॉ एस्पिरेंट्स हैं जो आगे इस लाइन में ही आना चाहते हैं जो आप देना चाहें? और मे बी आप अपनी लाइफ को अगर 20 साल पीछे लेके जाएं तो ऐसा कुछ जो आप बदलना चाहें. आई बिलीव आप सच्चाई पे चलें, मतलब दैट्स मोर इजी. और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, शायद आप उतना अच्छे से अपने करियर में ग्रूम अप हो पाएंगे. उसके बाद बी श्योर व्हाट आर यू डूइंग, डोंट कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इट. राइट. है ना? अगर आपको लगता है 5 महीने 4 महीने करने के बाद ही कि यू आर नॉट गेटिंग किक आउट ऑफ दिस थिंग, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ at that time only. Right. Don't take too much of time. जैसे कि I felt कि I am not meant for the government job. So though it was a very harsh decision for me to take at that moment, almost like 15 years back, but I took it. Right. But उसके अब आपको benefits अब दिख रहे हैं. और कभी भी पैसे से मत मतलब प्यार करिए. Because अगर आप पैसे से प्यार करेंगे ना तो आप कभी पावर पा ही नहीं पाएंगे लाइफ में. Right. अगर आपको पावर चाहिए ना तो आपको पैसे का मोह छोड़ना पड़ेगा. एंड नाउअडेज पीपल आर मोर ग्रीडी फॉर मनी रादर देन द पावर. इफ यू फॉलो योर इंस्टिंक्ट, इफ यू फॉलो योर वर्क, everything falls into the places. I was earning a very good handsome salary when I was working with the law firm. But उसमें वही है, आपके अपने constraints आते हैं. You are always giving your 100% for somebody else thing to grow every day. आप अपनी जो growth है वो एक जगह पे stagnant कर रहे हैं. तो मैंने उस law firms को छोड़ा. उसके बाद
इट टुक मी अ वाइल। आप 100 से एकदम 20 पे आ गए, 80 का घाटा हुआ, बट उस 20 से जब आपने जर्नी शुरू की तो आज आप 200 पे खड़े हैं। एब्सोल्युटली। सो यू हैव अ टर्न ओवर ऑफ 180 प्लस। सो यू फील कि अगर यही डिसीजन आप और पहले ले लेते या आपको ये विजडम मिल नहीं, आई जाती डोंट फील, सी, अच्छा। it is just my learnings Okay. which I have learned it with the passage of time. And when I feel, मतलब I listen from people कि I have done it a way too back from the time, मतलब मैंने टाइम से पहले वो चीज़ें कर ली। There have been my friends जो आज तक कुछ करना चाहते हैं, उस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, Right. या पैसा हर चीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है बट पैसा सब कुछ भी नहीं है। Sure. और अगर आपको पता है यू हैव अ क्लियर विजन, सो इफ यू आर अ रिस्क टेकर यू कैन ऑलवेज हैव द सक्सेस इन योर हैंड्स। तो लीगल एस्पिरेंट्स जो एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए कोई आपको टिप है कि उनको इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? क्रैश कोर्सेज होते हैं और उसके बाद देयर आर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। इट्स बीन रियली लॉन्ग बैक आई गेव दैट एंट्रेंस एग्जाम, तो देयर आर सम ऑनलाइन पोर्टल्स एंड देयर आर सर्टेन लॉ क्रैश कोर्स बुक्स विच कम्स इन द मार्केट। यू कैन ऑलवेज टेक दैट। अदरवाइज DU कैंपस में भी आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट फॉर 2 weeks वी हैव द क्रैश कोर्स विच हैपन्स एंड देयर आर द सीनियर्स ऑफ लॉ फैकल्टी ओनली जो वहाँ पे आपको क्लासेस देते हैं। ओके। एक सुरभि जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बेगर्स से रिलेटेड है, जो कि हम देखते हैं कि भिखारी स्ट्रीट्स पे घूमते हैं, भीख मांगते हैं और वो कुछ रेगुलेटेड नहीं है और लोगों को डिस्टर्ब भी करते हैं एंड इट इज़ बिकमिंग लाइक अ प्रोफेशन, अ वेरी बिग प्रोफेशन। जो इतने ज़रूरतमंद हैं भी नहीं, जिनके दे हैव अ गुड हेल्थ, हाथ पांव सलामत हैं, वो काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भीख मांगते हैं और ये बहुत बड़ी तादाद बनती जा रही है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? There are already certain platforms which are working for this regulation, but again, it's a big channel and a loop in which it is working because I myself has worked with the certain kids. हमारे सोसाइटी के बाहर ही जहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया है वहाँ पे कुछ छोटे छोटे बच्चे जो टायर में पंचर लगाने के लिए येलो कलर की ट्यूब आती है उसको लेके वो हैंकी पे उसे स्प्रे करके उसको मतलब ड्रग की तरह दे यूज टू स्निप इट एंड आई सॉ दैट, आई कंप्लेन दैट। उसके बाद उन लोगों को वहाँ से उठा के जो बाल आश्रम्स होते हैं या जो चाइल्ड होम्स होते हैं वहाँ पे रखा गया। बट अगेन मतलब उनको फिर वहाँ से उनके पेरेंट्स छुटा के ले आए, मतलब ये बोल के कि ये तो हमारा पैसा कमाने का जरिया है एंड दीज आर आर हेल्पिंग हैंड्स, और फिर उन्हें वहाँ से छोड़ दिया गया। तो इस तरह से देयर आर बीन द हाउसेज एंड द केयर टेकर होम्स जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता है, उनके लिए चीज़ें करी जाती हैं। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये पूरा एक ट्रैप है, इट कीप्स वर्क, मतलब इनके ऊपर भी जैसे जो बच्चे भीख मांगते हैं उनके ऊपर कोई और बैठा है, उसके ऊपर कोई और बैठा है, और वो जो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं इसका पूरा एक रैकेट चलता है। और इन लोगों की रात को पूरी मतलब एक मीटिंग होती है जहाँ पे उनसे उनकी पूरी वसूली अफजाई मतलब कैलकुलेट करके करी जाती है। सो उसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। So until and unless we have a change in the system, we cannot look for the change in the streets beggars. बट देन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ही इस चीज़ में कुछ लॉ Government is क्रिएट करने taking होंगे। steps. Government like see again हम जो policies बनाते हैं ना उसको जब execute करने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उस execution में चूक कर जाते हैं। Okay. But Otherwise there are certain platforms which are working for this thing. मतलब there are a few states जहाँ पे begging is completely banned. You Okay. cannot, मतलब आप इंदौर जाएंगे तो आपको कोई भी एक भी भिखारी सड़क पे नहीं दिखेगा। तो गवर्नमेंट इज सो स्ट्रिक्ट विद द नॉर्म्स एंड दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रिक्टली फॉर इट। आप उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में नहीं है, मतलब MP के बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बेगिंग इज़ कम्प्लीटली बैन एंड गवर्नमेंट इज़ रियली डूइंग स्ट्रिक्ट। बट उसके लिए जो आपका लोकल सिस्टम है दैट नीड टू बी सुपर स्ट्रिक्ट फॉर दीज एक्शंस। ओके। और ड्रग्स भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसको रेगुलेट नहीं किया जाता है और ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इवन कॉलेजेस स्कूल्स में काफ़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो नाउ
ड्रग्स को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपने मतलब एज ऑफ नाउ कोई रूल ऑलरेडी बन चुका है या फिर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट? ड्रग्स तो वैसे ही इंडिया में लीगल हैं, मतलब द सप्लाई ऑफ द ड्रग्स इज वेरी लीगल, बट अगेन वी हैव द डिफरेंट पेडलर्स विच आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई रियली वोंट कमेंट अबाउट इट. It's a difficult question to be answered. I It's can not understand. difficult question, but it is a very controversial question, I would say. हाँ, but then it is something which is really every parent is concerned about. सी अगर हम पेरेंटिंग की उसके ऊपर बात करेंगे तो जो पेरेंट्स के लिए कंसर्न है, इट कम्स ओवर बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट. हम्म आप किसी भी लत में तब घुसते हो जब कहीं ना कहीं आपका वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है. आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि आपको कोई भी चीज़ करने की तब मन होता है जब आप उस चीज़ को घर पे नहीं कर पा रहे हो या आपके घर पे उस चीज़ के बारे में बहुत ओपनली बात नहीं हो रही है. आई हैव बीन ग्रोन अप इन अ फैमिली, इन अ बिजनेस क्लास फैमिली आई वुड से, कि जहाँ पे हर दिन पार्टी होना, लोगों का घर पे आना और ओवर द ड्रिंक्स चीज़ें डिस्कस करना, बिजनेस डिस्कस करना वॉज वेरी कैजुअल. सो माई पेरेंट्स फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड व्हेन वी टर्नड अप लाइक 15-16 and we were moving out to the our hostels and colleges, our parents made us sit and made us understand, आपको पीनी है आप पियो, बट अच्छी पियो, नंबर 1. नंबर 2, आप जब भी पियो हमें बता के पियो, हमारे साथ घर पे बैठ के पियो, या फिर अगर आप कहीं बाहर भी पी रहे हो तो इट शुड बी वेल नोन एट होम, सो दैट अगर आपके साथ कुछ भी चूक होती है, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एज अ वॉल एट द बैक ऑफ यू. राइट. ये ट्रांसपेरेंसी आज भी आधी से ज़्यादा 80% ऑफ द फैमिलीज डज नॉट हैव इट. इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज टू बी अ टैबू कि आप शराब पी रहे हैं. आपका बच्चा अगर आपके सामने बैठ के शराब पी रहा है या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़, मतलब इवन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेक्स, फिजिकल डिज़ायर्स और वट एवर द प्रॉब्लम्स यू गो थ्रू, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू. अगर आप उन चीज़ों को बहुत ओपनली अपने घर पे डिस्कस करेंगे, बच्चों को समझाएंगे गुड टच बैड टच, तो शायद देर आर बीन मैनी प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व एट दी होम ओनली. आप बात करना नहीं चाहते हैं. इफ़ यू लुक एट द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल टुडे, व्हाट डू वी हैव? आप सुबह उठते हैं, आप बगल में आपका फ़ोन रखा होता है, सबसे पहले उठा के फ़ोन देखते हैं. फ़ोन से शुरू होती है आपकी ज़िंदगी. आप नहाए धोए तैयार हुए, काम पे गए, यू वर्क देयर, कम बैक होम, घर पे आके कोई किसी से पूछना नहीं चाहता है कि हाउ वाज योर डे एट वर्क या आपको कोई प्रॉब्लम है. पीपल डोंट डिस्कस एट होम बिकॉज ऑफ विच द वैक्यूम इज बीन क्रिएटेड, Right. एंड जस्ट to counter that vacuum people look for the alternatives, and that's why the consumption of, be it alcohol, be it drug, or any kind of the nashila padarth I talk about is growing more in the market. Right. तो अगर ये पेरेंट्स बात करते हैं, एंड व्हेन आई लुक एट दी इंटरव्यूज एंड व्हेन आई टॉक टू पेरेंट्स कि बच्चे ये कर रहे हैं या बच्चे ऐसा कर रहे हैं और ऐसे आप ड्रग्स में हो या आप कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हो, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज पीपल डोंट टॉक नाउ. Right. People don't have a conversation. Conversations are just on that zero level. Yeah. Nil. आप कभी भी देख लीजिए, आप एयरपोर्ट पे बैठ जाएं तो हर इंसान अपने में खोया है. हाँ. फोन से बाहर निकल के कोई बात नहीं करना चाहता है. एंड व्हेन वी डोंट हैव द कॉन्वर्सेशन, हाउ कैन यू ग्रो इन लाइफ? Actually. सो दैट्स व्हाई द कंजप्शन ऑफ एनी सच सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग. सो सुरभि जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी आपने ट्रेडिशनली देखी है कि बहुत सी चीज़ें इस वजह से रह जाती है क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू ओपन अप. कोई बुरी चीज़ हो गई, कोई मोलेस्टेशन या असॉल्ट हो गया घर पे, लाइक विथ स्मॉल किड्स एटलीस्ट, क्योंकि बड़े लोग तो फिर भी बड़े लोग ही नहीं बोल पाते हैं. बहुत सी चीज़ों में सोसाइटी प्रेशर रहता है, तो बच्चे तो कहाँ बोल पाएंगे. तो ऐसा भी लॉज क्रिएट हुआ है जिससे जो छोटे बच्चों के साथ अगर कोई चीज़ गलत हो गई, मॉलेस्टेशन हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो उसको भी रिपोर्ट कर पाएँ. लाइक हाँ, उसके लिए एक्ट है, पॉस्को एक्ट,
सो दैट इज फॉर द एज टिल 18। आपको अगर आपके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो आप उसकी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, और ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स में होता है। उसके लिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही गोपनीय रखी जाती है, और उन बच्चों को विदाउट एनी मेंटल प्रेशर और मेंटल एग्नी दिए उनकी जो एविडेंस है, मतलब उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और मजिस्ट्रेट के सामने जहाँ पे भी वो बच्चा कंफर्टेबल हो। अगर अपने घर पे कंफर्टेबल है तो घर पे, अगर वो कोर्ट में आके बोलना चाहे तो कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में तो पुलिस स्टेशन में, तो उसका जो भी नियर एंड डियर वन होता है उसको उसकी प्रेजेंस में बिठा के मजिस्ट्रेट के सामने उसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है, और विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 30 days 60 days उसकी सुनवाई की जाती है, so that whatever the mental agony or any kind of a molestation that the child has gone through should be rectified। तो उसके लिए पॉस्को एक्ट है ऑलरेडी। लेकिन अगर वो बच्चे बोल ही नहीं पाए, नहीं किसी का ऐसा सपोर्ट ही होता नहीं है मिले, तो उनका जो नियर वन है, जैसे सपोज अगर बात करें कि मेरे पड़ोसी के बच्चे का कुछ हुआ गलत, एंड आई कुड सी अ चेंज इन द एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, सो आई कैन रिपोर्ट दैट, राइट, आई कैन गो, आई कैन रिपोर्ट, और उसको बुलाया जाएगा बच्चे को, उसको बड़ा ही प्यार से नर्चर करके उससे पूछा जाएगा, एंड दैट मतलब इट टाइम विल बी गिवन टू ओपन अप, एंड देन द चाइल्ड विल स्पीक अप। लेकिन कोई स्पेसिफिक नंबर होता है क्या कि इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दे अगर बच्चा, तो वो बात पहुंच जाए? हेल्पलाइन नंबर तो आई डोंट नो एग्जैक्टली अभी, बट हाँ मतलब इसके लिए आपके पास प्राविधान है कि आप उसकी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, और उसकी सुनवाई बहुत ही स्पीडी वे में होती है। मतलब इफ़ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स टू अ चाइल्ड, वी डू हैव द पॉस्को एक्ट टू डील इन टू इट, और अगर सपोज किसी बच्चे से कोई क्राइम भी हो गया है तो उसके लिए भी जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, और उसके लिए उनके जुवेनाइल होम्स भी होते हैं जहाँ पे उन्हें रखा जाता है और उनको सिखाया जाता है, उनको रिफर्बिश किया जाता है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, सो दैट वट एवर द एक्ट दे हैव डन। कई बारी बच्चे जैसे कुछ गलत कर देते हैं और उससे वो गिल्टी ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो जस्ट टू मेक देम ओवरकम that guilty trauma, there have been the homes where they've been kept and been nurtured well। राइट, तो वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इस लाइन में, एडवोकेसी लाइन में, लॉ लाइन में? A lot। तो वो क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है इन टर्म्स ऑफ Vary from person to person। ओके, कोई जनरल चीज जिससे एवरी वुमेन इज फेसिंग? आपको अपने लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा ना, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, हाउ वुड योर क्लाइंट बिलीव यू? सी, अगर आप एक फैमिली कोर्ट लॉयर हैं तो फिर भी आपका क्लाइंट आप पे यकीन करेगा कि यू आर वेल वर्स्ड विद whatever the expertise you have, and you can fight very well in the court। but suppose if you are coming from the civil or the criminal background, तो आपको अपनी worth तो प्रूफ करनी पड़ेगी ना। why would a client come to you to make their case run? अगर आप उस केस को फाइट कर रहे हैं तो उस केस को फाइट करने के लिए आपको अपनी वर्थ तो खुद ही प्रूव करनी पड़ेगी। सो जस्ट टू प्रूव दैट वर्थ, दैट इज अ चैलेंज। बट देन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो वुमेन को रोज़ फेस करनी पड़ती है टू हैव अ स्टैंड इन दी इंडस्ट्री, या फिर अपना मार्क, क्योंकि पढ़ाई वो कर लेते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, LLB और आगे की प्रोफेशन, वो क्वालिफिकेशन उनको मिल गई, लेकिन जब फ्यूचर में जब वो प्रैक्टिकली उस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, काम करने की शुरुआत कर देते हैं, तो आप जब भी अगर देखो, देयर आर 2 ways to start in this industry। either you can pick up a corporate job, जो कि हर IT या फिर आपके जितने भी नवरत्नास और जितने भी आपके कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं उनमें एक लीगल की आपकी एक वैकेंसी होती है, यू कैन ऑलवेज बी अ लीगल ऑफिसर, तो वो आपका कॉर्पोरेट जॉब हो गया। अदरवाइज आप लॉ फॉर्म से शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपका प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशन होता है। कई लोगों को बहस करना बड़ा पसंद होता है तो वो लिटिगेशन में आ जाते हैं, कई लोगों को बैठ के डेस्क जॉब करना है तो वो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं। अगर आपको लिटिगेशन सीखना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कम टू द कोर्ट रूम। आप जब कोर्ट में आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। अगेन इट कम्स टू द इंडिविजुअल कि आप
किस तरह से अपने आप को ढालना चाहते हैं। आप सिस्टम में ही कीचड़ बन के ढाल के आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप कमल की फूल की तरह खिल के अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। सो इंडिविजुअली इट इज़ योर कॉल, हाउ डू यू वांट टू लाइक मॉडिफाई एंड मॉड्यूल योरसेल्फ एंड ग्रो अहेड। चैलेंजेस आते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू आर अ फीमेल, 10 लोगों में एक लड़की खड़ी है, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ 9 लड़के बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास अपनी नॉलेज है एंड यू फील दैट यू कैन रियली वॉइस आउट योरसेल्फ, तो वो एक लड़की भी बहुत कमाल कर जाती है जो 9 लड़के नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं इन 9 लड़कों में से एक लड़के का सहारा कंधा लेके अपनी बात को रख सकती हूँ, तो वो भी एक तरह से तरीका होता है आगे बढ़ने का। सो अल्टीमेटली इट्स अ गर्ल्स चॉइस, हाउ डू शी वांट टू परसीव एंड लुक एट हरसेल्फ टुमारो। तो जिस तरह से आप अपने आप को मतलब ढालेंगे, आप उसी तरह का घड़ा बनते चले जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अल्टीमेटली इट्स द इंडिविजुअल। थोड़ा सा है, आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, लड़की है क्या बहस कर पाएगी, लड़की है क्या क्लाइंट को समझ पाएगी, ये तो सॉफ्ट होती है, ये तो हल्की होती है। सो दीज ऑल आर वेरी कॉमन थिंग्स। आप जब अगर क्लर्क के पास भी काम कराने जाते हैं तो वो आपको देख के एक बारी थोड़ा सा ऐसा हल्के में लेगा आपको, बट इफ़ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड यू आर क्लियर अबाउट इट कि आपको काम कराना है और आपको कैसे काम कराना है, तो वो क्लर्क भी आपके लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई चीज़ है क्या जहाँ पे वो रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो गई विद इन आपकी बार एसोसिएशंस होती हैं, आप बार एसोसिएशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। आपका हर स्टेट का अपना बार काउंसिल होता है, स्टेट बार काउंसिल, आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उनकी सुनवाई होती है। अदरवाइज अगर आपको लगता है वाकई आपके साथ कुछ ज़्यादा ही टू द एक्सटेंट ऑन द एग्रेसिव पार्ट हो गया, तो आप उसकी पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। इफ़ यू फील दैट यू हैव बीन मोलेस्टेड और somebody is trying to take a physical trauma over you or a mental trauma over you, so you can obviously complain about it. एक चीज़ ऐसे भी देखी गई है कि जैसे कोई क्राइम का जो सीन है, उस क्राइम सीन में एग्जैक्टली क्या होता है ये कभी पता नहीं चलता, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा होते नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे अपन परफेक्टली क्लियर कर पाएंगे कि जो चीज़ एक्चुअली में हुई है वही रिपोर्ट की गई है जज तक? There are the series of instances and the series of acts which take into the consideration. मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अभी I was traveling and I lost my something onto the way, और आप उसे कैसे ट्रैक कर पाएंगे, बिकॉज हम घर से निकले और उसके बाद हम एक जगह रुके, फिर उसके बाद हम दोबारा से गाड़ी में बैठे एंड देन वी स्टार्टेड रनिंग एंड आई वाज विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ एवरीबडी सेड कि वहाँ पे किसी और का भी कुछ खोया और मेरा भी कुछ खोया। अब नाउ हाउ डू वी गेट द ट्रैकिंग ऑफ इट? सब ने अपना अपना तरीका लगाया, बट फिर अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम द फ्लैश बैक, जहाँ से वो चीज़ शुरू हुई। आपने वहाँ से चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, आप चीज़ें जोड़ते गए, उसके बाद आपने जो वो साइट थी जहाँ पे वो चीज़ हुई है, आपने उस जगह को वैसे ही कनेक्ट किया एंड यू गो इन द रिवर्स हिस्ट्री एंड यू स्टार्टेड लुकिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स, यू गॉट द आंसर। तो वो चीज़ वहीं पे मिली। पर लेकिन ये तो आपने लॉस्ट डॉक्यूमेंट की बात कर दी। आप अगर कोई क्राइम भी होता है तो आप क्राइम में जो चीजें हुई हैं, आप उस क्राइम की जगह पे ही अगर चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपको आंसर वहीं पे मिलेगा कि क्राइम कब, कैसे, कितने बजे, किस चीज से और क्यों हुआ। सो देयर आर द पैरामीटर्स विच लाई देन एंड देयर ओनली। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू हैव अ विजन, और आपको पता होना चाहिए कि आप पास्ट और प्रेजेंट को कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन ये कैसे इंश्योर हो कि वो जज तक एकदम राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है? क्योंकि आप उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। देयर इज अ बीन द फॉरेंसिक टीम, देयर इज अ पुलिस वाला, हर किसी की अलग अलग आई से उन चीज़ों को लिखा जाता है, उनको डाटे को कलेक्ट किया जाता है एंड व्हेन इट कंपाइल टुगेदर इट गोज फॉर द इन्वेस्टिगेशन। उसको फॉरेंसिक टीम चेक करती है एंड देन कम्स द रिपोर्ट्स, और वो अलग अलग रिपोर्ट्स आपकी कोर्ट में जाती हैं and from that complete data we get the thing together. और ये आपका बहुत ही यूनिक नाम है, लॉयर इन साड़ी। ये कैसे मतलब it very एकदम से recently कैसे happened हुआ? I was having my Insta handle with the name of Surbhi Kapoor only, and I've been running that since ages, but as I only wear sarees, only means only, since the
post COVID era, I would say. And it has made a drastic change. Matlab, since the time I started my own work, I started wearing sarees, and that has become a kind of a identity for me. People now recognize me as a girl in a sari. Yes. So we were there in one party, and one of my colleague told me कि यार आप हमेशा साड़ीज पहनते हो एंड देन यू आर अ लॉयर, व्हाई डोंट, मतलब आपको नहीं लगता आपके इंस्टाग्राम का हैंडल लॉयर इन साड़ी होना चाहिए, विच समहाउ क्लिक्ड अस. मतलब वी वर शेयरिंग द ड्रिंक्स, रात के 1 बजे रात को हम पीते पीते ये बात डिस्कस कर रहे हैं, एंड समहाउ इट क्लिक्ड मी, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई चेंज द इंस्टाग्राम हैंडल. और जैसे ही मैंने ये हैंडल का नाम चेंज किया, I have received a huge love out of my Instagram family. People have started liking it. Ki wow, this is like something which very Unique much hai. resonate with you, and it is speaking everything about you. I really don't have to tell anybody that who I am Of and course. what do I dress up, Right. and what I am all about. Right. So in a very gist, all thanks to Jagrit, I would say, means I'm taking the name of the person Jagrit, that he suggested me, and he just said me this thing, and it somehow clicked with me, and I completely changed the name of my profile. So it speaks about that the lawyer who wears sarees and travel the world in sari. ग्रेट. आप एक इंस्पिरेशन भी बने हो फॉर द लॉयर्स, क्योंकि Of course. लॉयर्स की एक छवि बन चुकी थी कि वो ब्लैक कोट और उसमें ही वो दिखते थे, लेकिन हाँ, बट वो तो आज भी है, मतलब दिस इज ऑलवेज देयर. एंड अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ लाइक सीरीज और रील्स ओवर द ड्रेसिंग ऑफ लॉयर्स, बिकॉज लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप वकील हैं तो आप बस वो काली पैंट पहनेंगे, सफ़ेद शर्ट पहनेंगे, काला ऊपर से ब्लेजर पहन के और नेक बैंड लगा के यू आर गोइंग टू द कोर्ट, और आप रोज उसी स्टाइल में कोर्ट जाते हैं. देयर इज नो सच चेंज इन योर so called dress up, Right. and it's very monotonous. तो आप किस तरह से मतलब उसे ग्लैमरस बना सकते हैं, and how you can make it more appealing in your day to day life. आप ज़रूरी नहीं है कि रोज ही ब्लैक और वाइट पहने, मतलब देर आर शेड्स कि आप ब्लैक साड़ी के साथ ब्लैक ब्लेजर कैरी करें, ग्रे पहन लें, वाइट पहन लें, क्रीम पहन लें, एंड देर आर डिफरेंट वेज ऑफ स्टाइलिंग इट ऑल टुगेदर. सो इट हैज़ ब्रॉट अ लॉट ऑफ ऑडियंस, स्पेशली द यंगर क्राउड आई वुड से, जिनको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैम आप क्या पहन के जाते हो रोज कोट, एंड हाउ डू यू लाइक, आप पूरा दिन ब्लेजर में रहते हो या फिर आप सिर्फ कोर्ट रूम में ब्लेजर में रहते हो. एंड देयर हैव बीन द क्वेश्चंस व्हिच आई ऑलवेज ट्राई टू आंसर टू द ऑडियंस कि this is how I look into my professional attire, and this is how I look outside the court. Right. Means it's just a change of a blouse or a blazer, I would say, जो आपके पूरे अटायर को चेंज कर देता है और आपके पूरे लुक को, मतलब फ्रॉम अ ग्लैमरस दीवा टू द स्ट्रिक्ट लॉयर, just a change of a blazer and the whole looks get changed. Because you are actually giving a signal to people that you don't have to be a robot to earn income. Of course. You can have your own life also. That is also making a lot I of sense. always believe in this thing that आप जितना कम पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा उतनी तेजी से आपके पीछे भागेगा. राइट. और जितना ज़्यादा आप पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना डिस्टेंस बना के आपसे दूर रहेगा. सो रादर देन फोकसिंग मोर ऑन दिस थिंग दैट हाउ टू अर्न मनी, आई गेस इफ यू वर्क ऑन दिस थिंग दैट हाउ टू मेक योर सेल्फ टू बी द बेस्ट ऑफ यू इज द बेटर थिंग, और बाकी सब चीज़ें उसके पीछे पीछे आपको फॉलो अप करेंगी. दैट इज़ द बेसिक एजेंडा ऑफ माई लाइफ. एंड बी ट्रुथफुल, मतलब जो आपकी एक अप्रोच है ना लाइफ में, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होनी चाहिए और बहुत ही आउटस्पोकन होनी चाहिए. व्हाट यू लाइक इज व्हाट यू डू. डोंट डू थिंग्स टू प्लीज अदर्स, डू द थिंग्स विच प्लीजेज यू फर्स्ट. That is a very valid point. People normally follow the lead, like whatever is going on traditionally उसको follow करना आसान लगता है, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लेते हैं तब तक चीजें एडवांस नहीं होती. अगर आप एक बार रिस्क लेना सीख गए ना लाइफ में, सो उसके बाद ना आपकी जिंदगी इतनी हरफन मोला हो जाती है ना, दैट यू रियली डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड. आप आए भी तो अकेले थे और आपको जाना भी अकेले ही है ना, तो उस छोटी सी उम्र से उस शैया तक का सफ़र
तय करने के लिए जो भी लोग आपको मिल रहे हैं और जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो भी जा रहा है ना, एवरीबडी हैज़ अ पर्पस टू डू। आप कभी अगर बनारस जाएं तो मणिकर्णिका घाट पे बैठें आधा घंटा, आपको जिंदगी के सारे चक्षु फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एज यू विल गेट इट वेरी क्लियर, एंड दैट्स द ब्रीफ ऑफ माय लाइफ। तो आपकी जीवन में कोई मूवी है जिस मूवी से आप बहुत इंस्पायर हुए हैं? आई डोंट फॉलो यू बॉलीवुड, डोंट वॉच मूवीज? आई डोंट वॉच। तो अगर आप एक एडवाइस देना चाहें यंगर जनरेशन को जो कि उनको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या होगा? फॉलो योरसेल्फ, योर हार्ट। तो ऐसा क्या है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते जब ये इतनी चीज़ ये इतनी क्रिस्टल क्लियर है? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट अवेलेबल नाउ कि हम उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा खो चुके हैं ना, दैट लुकिंग एट द रियल लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, वी try to make that real life into the real one. In that whole process of real to real, हम ये भूल जाते हैं कि real क्या है और real क्या है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही वैलिडेशन की तरफ आगे बढ़ते आप हैं। इतना ज़्यादा उस वैलिडेशन में घुस चुके हैं या फिर हम जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। आप जब रात को अपने आप वापस आते हैं घर, तो if you are not able to justify yourself looking into the mirror कि who are you, then there is no point। हम ना हर उस रील को देखते हैं, जैसे झगड़े लोगों के पहले भी होते थे, झगड़े लोगों के आज भी होते हैं, है ना, बट आज हम उस चीज को वैलिड करने के लिए कि वी आर द बेस्ट ऑफ द वर्जन, हम इतनी सारी चीजें उस पर डालते हैं। वाई कांट वी कीप कि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म है लोगों से एंगेज करने के लिए। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ अलग होती है। People look at me and people say, wow, you always keep traveling, you have such a fascinating life. But उस traveling के पीछे there has been the sleepless nights also which I do have. Of course. आप वो नहीं देखते, आप जो ग्लैमर देखते हैं उस ग्लैमर के पीछे there are lot of sacrifices which every individual go through. Right. तो you need to understand whatever you portray on the reel is what people want to see, and that's why I am portraying it on the reel. आपकी जो रियल लाइफ है वो उस रियल लाइफ से काफ़ी हद तक अलग है, and there is always a difference between personal, professional and the social life. And the day we start doing this segregation of the three things, I guess it becomes more easy. Gen Z crowd जो आज की जनरेशन है उसको लगता है everything that we do is like the validation on the social media. When we stop expecting everything from social media in return na, things becomes more smooth. तो ऐसा कोई इंसिडेंट रहा है आपके जीवन में या फिर कोई केस जो आपको अभी भी बहुत याद है, जो बहुत स्पेशल केस बन गया आपके लिए? There are many cases. इफ़ यू कैन टेल वन पर्टिकुलर केस जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आपके लिए एंड यू इट मूव्ड यू एज अ पर्सन ऑल्सो। Well, we have done the brandings for certain brands which are very well-known brands in the world as of now. Okay. And when people go, and my friends only sometimes go and shop from those brands, and then they say ki nice, this is like something we really adore about this brand, and the labeling and all, how the pictures and how the tags and everything is being done. So I feel very proud about it, and then I say, can you just go and ask who is the legal team behind it? So that is a kind of a proud moment I get it to myself. Okay. And we have worked on the GIs of certain states. So I feel very privileged that I've been a part of preserving the traditions and the culture of certain states, which are very essential part of our civilization and Indian traditions. So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल नेगेटिव ट्रोल्स जो होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं, वो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। I don't give a hit to it. बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट यू, इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग कि ये चीज़ें बहुत लोगों को अफेक्ट भी करती है, क्योंकि जो लोग बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनको अननेसेसरली इस गार्बेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब नाउ
सपोज देर आर 2000 कमेंट्स, उसमें वो उन्होंने 1900 कमेंट्स को डिलीट भी कर दिया आउट ऑफ देयर माइंड, बट दोज 100 कमेंट्स विल डेफिनेटली रजिस्टर इन देयर माइंड. See, तो if इसके लिए कोई लॉ है क्या? हाँ, अगर आपको लगता है कि इफ somebody is really trolling you on the cyber मतलब on the social media platform, so you can file a cyber complaint. आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन वैसे भी रजिस्टर कर सकते हैं. अगर somebody is really trolling you again and again, जैसे सपोज आपको टैग कर करके सोशल मीडिया पे डाल रहा है, स्टोरीज में, पोस्ट में, so you can file a defamation case also against that person. अदरवाइज जो आपके रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल कमेंट्स आते हैं, आपके बॉडी शेमिंग, आपको वैसे ट्रोल करना, दैट इज वेरी कैजुअल, यू शुड ऑलवेज इग्नोर इट. मीन्स आई पर्सनली डू दैट. बट इफ यू फील समथिंग विच इज रियली अफेक्टिंग योर हेड एंड योर पीस ऑफ माइंड, देन यू कैन ऑलवेज गो. फर्स्ट ऑप्शन you have like cyber complaint and second you have a defamation case. तो अगर आपको एक चीज़ चेंज करनी हो आज की तारीख में, वो क्या होगी? किसके में? विद इन दिस लीगल फ्रेमवर्क जो बहुत ज़्यादा It should be more quick. मोर क्विक. तो इसमें क्या चीज़ बाधा बन रही है जो ये हो ही नहीं पाता इतने सालों से? There is a huge system which has been involved into it. I guess if everybody start cooperating and doing the things on the right parameters, तो चीज़ें शायद जल्दी होना शुरू हो जाएंगी. तो सुरभि जी, अभी आपका नेक्स्ट प्लान एज इन फ्यूचर प्लान क्या है इन कंटिन्यूइंग इन दिस फील्ड, और you see any kind of change happening or your, because it so happens कि 15-20 साल में हमारा माइंड शिफ्ट इस तरह होता है कि हम डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं या फिर जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी है उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं. तो हर एज का मतलब देयर इज ऑलवेज अ एज ब्रैकेट. आई से दैट आप जब 0 से 10 होते हैं, सो योर फ्रेम इज़ वेरी डिफरेंट. 10 से 20 में यू आर टूवर्ड्स द टीन, आपका माइंडसेट बहुत अलग होता है. 20 से 30 इज योर लाइक यू आर लुकिंग अप फॉर योर करियर एंड ओरिएंटेशन, व्हाट आर यू एग्जैक्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू. बाय 30 इफ यू आर गोइंग वेल वर्स विद योर करियर प्लानिंग्स एंड ऑल, सो यू बिकम योर ओन बॉस काइंड ऑफ अ थिंग, विच इज आई डिड इन माई लाइफ. आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई एम टारगेटिंग फॉर. और जब आप अपने बॉस बन जाते हो, सो 30 से 40 वाला जो ब्रैकेट है, दैट इज लाइक यू nurture that baby to grow. So I am in that process of nurturing that baby. I still have 4 more years to nurture it. By the end of my last leg of that age bracket, when I'll be reaching that 40 wala time, then I'll think. But yeah, this is not only the path I'm looking forward to grow with. So it is just a part of it to reach up to my next level. एक टुकड़ा है ये मेरी जिंदगी का. So as soon as I reach on the 40, I'll decide something else in my career. True. So as things will progress, you will decide. Of course, there are things in pipeline. There are means आप ऐसा नहीं कह सकते. जैसे अगर आप 20 के हैं, तो अगर आपको 30 में कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, फिर एक सही जगह पे नौकरी शुरू करते हैं, फिर उस नौकरी में ग्रोथ करते हैं, एंड देन स्लोली एंड स्टेडली आप 30 साल तक अगर आपको अपनी कंपनी खड़ी करनी है, तो आप उसके लिए 25 के बाद से काम करना शुरू करते हैं. बट वो कंपनी आपकी 29 साल में खड़ी होगी या 30 में होगी या 31 में होगी, ये डिपेंड करते हैं कि आपके सर्कमस्टांसेस, आपका लेबर, आपका बैकअप, आपका मॉनेटरी इनपुट, सब चीज़ें ऐड ऑन करके उस चीज़ को बनाते हैं. सो इट हैज़ अ पैरामीटर एंड अ विड लेंथ कि उतने में हो जाना चाहिए. कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होता, कई बार पहले हो जाता है, कई बार बाद में होता है. बट या वी ऑलवेज सेट आवर टारगेट्स. तो इसी तरह से इफ़ आई वॉन्ट समथिंग टू चेंज आफ्टर माई 40, so obviously I'm working for it from now onwards. It is in the pipeline. But what exactly it's gonna be after 40 or at 40, that is like people have to wait, and I myself have to wait for that time to come. सुरभि जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे इस पॉडकास्ट को अंत उस तरह ही करना है कि पावर पॉलिटिक्स जो चलती रहती है, और क्योंकि आपने भी अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी देखी है जहाँ पे यू हैव बीन अंडर पीपल who have been your seniors and now you are a boss and under you there are many people. अब अगर देखा जाए तो आज की तारीख में गुलामी बहुत ज़्यादा है. एज इन इफ़ यू आर वर्किंग एज इन अ प्राइवेट जॉब, इट इज़ ऑल अबाउट स्लेवरी. Okay.
तो जब गुलामी की बात करते हैं तो एक अपन जो अभी बात कर रहे थे रॉन्गफुल कन्विक्शन की, जहाँ पे किसी को गलत तरीके से मुजरिम ठहरा दिया जाता है और उसको वो स्लेवरी को महसूस करना पड़ता है विद इन जेल, बट आउटसाइड जेल ऑल्सो इट इज़ अ स्लेवरी विच इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे यू डोंट हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस। जैसे अगर जॉब में हो तो फिर आपको यू हैव टू वर्क एज पर व्हाट इज सेड बाय द कंपनी, नॉट ऑलवेज, like it's like we cannot make it a general statement, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ना तो ये स्लेवरी वाला माहौल बहुत हद तक रहता है। I'll not buy your these words. स्लेवरी सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें सच बोल के अपना काम करना नहीं आता है। पीपल हु आर ट्रुथफुल, जस्टिस कैन बी डिलेड बट जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। इसी तरह से जो सच है ना वो छुप सकता है थोड़े दिनों के लिए, बट सच कभी सामने ही नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। जैसे कि जो सूरज है ना, आप कितना भी बादल आ जाए बट रोशनी तो सुबह होगी ना। पर आप जो कह रहे हैं वो पुरुषार्थ की बात है नहीं कि ये सच्चाई में भी होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रुथफुल है वो राइज करेगा। हाँ, आज नहीं तो कल राइज करेगा, दैट इज फॉर श्योर। बट द पॉइंट इज कि जो कल राइज करेगा उसका जो एक्सपीरियंस 10-15 साल का, 10-15 साल नहीं होता। देखिए, चापलूसी की ना एक उम्र होती है। जो आप बात कर रहे हैं, आई गेस व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इज कि कॉर्पोरेट्स में या जो भी हम प्राइवेट सेक्टर में लोग थोड़ा सा बटरिंग कर लेते हैं, दे हैव अ बेटर स्केल ऑफ ग्रोइंग एंड ग्रोथ रादर देन द पीपल हु डोंट बटर एंड हु डोंट फैंसी पीपल। आई गेस दैट्स व्हाट आप यही द पॉइंट इज कि आप ये तो मानते हैं कि 1% पॉपुलेशन डिसाइड्स द फेट ऑफ 99%। Absolutely. ये तो आप मानते हैं ना कि 1% ही डिसाइड करते हैं कि बाकी 99% लोगों के साथ किस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि 1% पीपल एक तो पावरफुल पोजीशन में है और कहीं ना कहीं उनमें वो कैलिबर भी है कि वो उस ऊंचाई तक पहुँचे। Okay. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 99% जो हैं उनमें प्रतिभा नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब वो एक्सपीरियंसेस बहुत ही ऑडियल जो होता है, एक्सपीरियंस बहुत ही नेगेटिव हो गया या फिर बहुत ज़्यादा पावर उसमें डाल दिया गया है, ड्यू टू पावर दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ और वो काम नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। जैसे कि जॉब में अगर हम जॉब जो कर रहे हैं वो जॉब में हमें वही करना है जो हमें बताया जाता है। नाउ इफ़ समबडी इज़ वेरी पोटेंशियली वेरी गुड, इनोवेटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, वो अपनी चीज़ों को बेटर कर सकता है, जो प्रोसेस सेट हो गया है उस प्रोसेस को बढ़िया कर सकता है, टाइम कम किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन इस तरह हो जाता है कि एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दैट वे ओनली, सो दैट यू बिकम समवेयर, यू बिकम अ मशीन, कि तुमको ह्यूमंस को मशीन बनाया जा रहा है, एक इनडायरेक्टली वो तरीका अपनाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें, क्योंकि आपने भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को फेस करके आप आगे बढ़े हैं, तो आपको कहीं ऐसा लगा है कि जब मैं बॉस बन जाऊंगी तो आई विल बी अ बेटर लीडर, जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी? I do that. You do that. But do you think कि इसकी रिक्वायरमेंट विद इन वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है? It's absolutely required and many people are following that. और हम उसको पास ऑन ना करें। मतलब द वर्स्ट पार्ट अबाउट द सिस्टम इज, और जो भी आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी आप पब्लिक सेक्टर में भी देखते हैं कि जितने भी चेंजेस आते हैं या जो भी लोगों को स्ट्रगल्स और जितने भी आपको गो थ्रू करना पड़ता है, वो इसीलिए होता है कि जो हमने सहा, हम चाहते हैं कि जब हम उस कुर्सी पे बैठें तो हम भी वैसा ही करें। Right. A kind of a revenge we want to take. Rather than taking a revenge, if we put a revolution out of it, it is more easy. Right. अब I'll talk about myself कि आप एक लॉ फॉर्म में काम कर रहे हैं एंड यू आर HOD ऑफ वन डिपार्टमेंट, एंड आप जब भी छुट्टी मांगने जाएं आपका बॉस को यही लगता है अरे यार अब तो हमारी क्लाइंट मीटिंग्स हैं, अब हमारे क्लाइंट्स आने हैं, अब छुट्टियां हैं तो वी कैन वर्क ऑन दिस थिंग, वी कैन वर्क ऑन मिसलेनियस थिंग। आप जब भी किसी बॉस से छुट्टी मांगेंगे ना, उसे लगता है कि उसका दिल निकाल के देने की बात हो रही है ना। इन माई थिंग आई डोंट फॉलो दैट। माई पॉलिसी इज आपको घर से काम करना है, आप घर से काम करो, आपको ऑफिस आके काम करना है, आप ऑफिस आके काम करो। द ओनली स्ट्रैटेजी ऑफ माई वर्क कल्चर इज माई वर्क शुड नॉट बी अफेक्टेड। मेरी टीम है,
उसमें से कुछ लोग छठ पूजा करते हैं, कुछ लोग ईद करते हैं, कुछ लोग दिवाली करते हैं और कुछ लोग होली करते हैं। तो जो छठ कर रहा है उसे ईद वाले के साथ इतना टाई अप करके चलना पड़ेगा कि जब ईद है तो छठ वाला उसका काम कर रहा है और जब छठ है तो ईद वाला उसका काम कर रहा है। इससे यू हैव टू बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर वर्क इज नॉट अफेक्टेड. Second, the atmosphere of the office is very cordial because it's a link, it's a chain. अगर एक भी कड़ी कहीं टूटी तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा. So everybody is together. Nobody is boss and nobody is clerk. तो हर किसी को सिस्टम में हर दूसरे इंसान की जरूरत है. तो आप सबके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे. मतलब वी ईट द फूड इन दी ऑफिस, सब एक कॉमन जगह पे बैठ के खाते हैं. वहां पे जब हम खाना शेयर कर रहे हैं तो ना बॉस है और जो हमारा क्लर्क है ना वो क्लर्क है. मतलब जो आपकी बैक एंड टीम है और जो फ्रंट एंड टीम है दोनों साथ बैठ के खाती हैं, जस्ट टू एंश्योर दिस थिंग दैट एवरीबडी इज एज इम्पॉर्टेंट इन द ऑफिस एज द वन इज. ऑल्सो आप कभी भी झूठ बोल के मेरे से छुट्टी ना मांगे. आपको घूमने जाना है, आप घूमने की छुट्टी ली. आपका बॉयफ्रेंड आया है, आपको बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, आप बॉयफ्रेंड के साथ जाइए. टेल मी द ट्रुथ. अगर आप झूठ बोल के मेरे से काम करवाएंगे तो आप अपने ही लॉयल नहीं है तो आप मेरे क्या लॉयल बनेंगे. So you cannot work in my system. But if you tell the truth and you ask me to do this thing, I can give you +1 also. I don't mind that. Because हर किसी को सेलिब्रेट करने का मौका देना चाहिए. जो हमारे बॉसेस ने करा ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसे आगे पास ऑन करें. उससे a kind of very transparent atmosphere is there in your office. People love to come and share their thoughts with you, their heart out with you. And उससे वो जो एक बैरियर है ना, एक जो आपकी लॉबी होती है कि सीनियर कैन नॉट रीच टू जूनियर एंड जूनियर कैन नॉट रीच टू सीनियर, वो लॉबी ब्रेक हो जाती है. आपको पता होना चाहिए आपके क्या पैरामीटर्स है. मतलब अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो बॉस इज बॉस एंड जूनियर इज जूनियर, तो आपको वो हायरार्की फॉलो करनी है कि आप इसको दिखाएंगे फिर उसका ऊपर दिखाएगा एंड देन फाइनल वेटिंग के लिए इट कम्स टू द फाइनल पर्सन. बट व्हेन वी आर आउट, व्हेन वी आर चिलिंग टुगेदर, एवरीबॉडी इज सेम. So that should be the notion and that's what I follow. Because जो मैंने देखा ज़रूरी नहीं है कि मैं आगे उसे पास ऑन करूँ, and that's how the change happen. उससे there are benefits to your organization only. People don't tend to bring that thought in their mind कि उन्हें ये law firm छोड़ के जानी है. They want to work with us because they find it more cozy and comfortable here. So the longevity of your growth is much higher. Because it so happens कि जैसी पावर आती है तो it gives you a Power feeling is of momentary यार. मतलब it stays and it has its own life. आप किसी भी प्रोफेशन में देखेंगे पावर इज वेरी मोमेंटरी. द पोजिशनल पावर इज वेरी मोमेंटरी. पावर ओवर ऑल इफ वी टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट जो आज यहाँ पे अगर एक मुंशी की जगह पे बैठा है तो कल को उसका प्रमोशन होगा तो वो ऊपर चढ़ेगा और फिर उसकी जगह पे जो नीचे वाला क्लर्क है वो मुंशी की जगह पे आएगा, है ना. जो आज जूनियर एसोसिएट है कल को वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद सीनियर की जगह पे आएगा और जो एक आपका इंटर्न है वो जूनियर की जगह पे आएगा. तो द पोजीशंस आर वेरी मोमेंटरी. आप उस पोजीशन का क्या गुमान करेंगे. जो आज आपकी है वो कल किसी और की थी और वो कल किसी और की होगी. तो चेयर तो सिर्फ आज आपकी है, तो आज उस चेयर पे बैठ के क्यों इतना अभिमान करना है, क्योंकि वो तो आपको ही नहीं पता कल आपकी होगी कि नहीं. एक्चुअली सुरभि जी होता क्या है कि ये जहाँ पे भी मोनोपोली आ जाती है कि अगर किसी एक पर्सन के पास कंट्रोल आ जाता है तो इट सो हैपन्स कि वो ही डिफ़ाइन करता है रूल्स और जो गेम है वो सारा वही डिफ़ाइन करते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि एक जगह ये भी सुना गया है कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑफ कोर्स. लेकिन होता क्या है कि जब पावर आ जाती है तो नॉर्मली तो यही उम्मीद की जाती है कि अगर जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ दिक्कत हुई वो मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा. एब्सोल्युटली. लेकिन वो और बेरहम बन जाते हैं. जैसे जो इट्स ए इंडिविजुअल कॉल. एक्चुअली आप उस पर कुछ पर्सनल उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब आप जो मैं फॉलो करती हूँ एथिक्स अपनी लाइफ में वो ज़रूरी नहीं है मेरे साथ वाला भी फॉलो करे. एंड with power comes the responsibility, but with power also comes the ego.
and with power also comes the passion. So everything has its own parameters and every individual is very different with it. So we are two partners, तो दोनों की सोच बहुत अलग है, बट कहीं ना कहीं हम दोनों उस पावर के साथ एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं जिससे कि हम अपना पूरा इकोसिस्टम चलाते हैं. एंड सेम वे अगर मैं पावरफुल हूँ तो मेरे ऊपर भी तो पावरफुल बैठे हैं. क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि अगर जूनियर में कोई टैलेंट है और जब सीनियर्स में ये पता चल जाता है कि वो उस जूनियर में टैलेंट है, तो रादर देन अपलिफ्टिंग देम वो सम पीपल डिमीन करते हैं, सप्रेस इट वो सप्रेस करते हैं कि वो आगे बढ़े ही नहीं. because those seniors does not have the guts to face that competition. Right. और वो उसको एक पॉजिटिव उस पे नहीं देखते हैं कि अगर हम उस नीचे से सी देयर इज ऑलवेज अ विजन ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स. एक गिलास आधा भरा है और एक गिलास आधा खाली है. सो जो आधा भरा है शायद वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है रादर देन वी कीप अ विजन ऑफ दिस थिंग कि वो तो आधा खाली है. ऑल्सो एक और एक 2 भी होते हैं और एक और एक 11 भी होते हैं. सो अगर हम जो मतलब सीनियर्स या द पीपल हु थिंक दैट वे कि अगर उनका जूनियर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है एंड दे कैन रियली सप्रेस इट सो दैट दे ही और शी डज नॉट बाईपास देम आर फूल्स मीन्स. But I feel I also have such juniors who are more intelligent, are university toppers, and I've been the backbencher, but they have much more things to tell me, and I can learn really some good things out of them. So we work together. Rather, I bring them on a platform, I ask them certain things, and we are growing together as a team. Because वो सिर्फ उनका benefit नहीं है, वो मेरा benefit है. So I should be more selfish about this thing कि मैं उनसे कुछ सीख पा रही हूँ एंड देन उनसे सीख के वी एज अ टीम आर ग्रोइंग टुगेदर. तो वो लोग बेवकूफ़ हैं जो उसको सप्रेस करके अपनी वीकनेस छुपाना चाहते हैं. देखो हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता. आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट. आई ऑल्सो हैव माई ओन नेगेटिव थिंग्स एंड आई ऑल्सो फाइट विद देम. बट इट डजंट मीन if I have something positive and somebody else has something positive, I can't grab that. There is no age of learning. Every day is a new learning. It is just that how you take it. ये भी आपकी समझदारी और आपकी विजडम है जो आपको इस दिशा में सोचने पे लेके जाती है. It comes with the passage of time. I guess the more you grow with your age, the more learnings. जितने ज़्यादा आप लोगों से मिलते हो और फिर अगेन जो आपके गुरु हैं जितने हम्बल वो हैं शायद उन्हीं से सीख के आप आगे ग्रो करते हो. एंड दिस इज वही कहते हैं ना कि आपके अच्छा बनने और बिगड़ने में एक गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है. सो माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट गुरुज हु देमसेल्फ आर बीन फ्रॉम मतलब वेरी वेल ऑफ फैमिलीज बट दे आर एज काम एंड एज कंपोज्ड एज they have to be and so the learnings they have given to me कि और हम सब बहन भाइयों को उन्होंने यही सिखाया है कि जितना नीवे होके चलोगे आई गेस द मोर बेटर थिंग्स यू हैव टू डू इन योर लाइफ. मतलब जो फलों से भरा हुआ पेड़ होता है ना अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो उसे कोई कूद के पकड़ेगा तो वो डंडी टूट जाएगी. बट अगर वो झुक जाएगा तो सिर्फ फल जाएगा. वो टहनी वहीं रहेगी, वो दोबारा से फल दे पाएगी. तो इसलिए आप जितना नीवे होके चलोगे यू हैव अ बेटर longevity to grow on the things. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो नहीं पाती है लाइक but things are changing. Things are changing. और जो गट्स वाली आपने बात कही है वो बहुत लोगों में होती नहीं है कि आप जो टैलेंट अगर देखते हैं तो उनको आगे बढ़ाने का नहीं सोचते. हाँ बट वो लोगों की बेवकूफ़ी है अगर वो ऐसा करते हैं तो. बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगनिंग ओनली. बचपन से ही वो शुरुआत होती है. बचपन से ही जो हम विद इन फैमिली विद इन सोशल एनवायरनमेंट देखते हैं उस वो पर्सनैलिटी हमारी बन जाती है. एक्चुअली ना हम बचपन से ही इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं. जैसे कि लड़की है तो लड़की अगर स्कूल कार सीखने जाएगी मतलब कार स्कूल जाएगी सीखने तो उसके पेरेंट्स मतलब उसकी जो माँ है कई बार सबसे पहले माँ ही बोलती है, फिर उसकी दादी बोलेगी, फिर उसकी मतलब उसके फैमिली वाले ही बोलेंगे. अगर उसके फादर उसको कार सिखाने लेके जा रहे हैं, स्कूटर सिखाने लेके जा रहे हैं, किसने तो दूसरे घर जाना है. उसका अगर भाई है जो वहाँ पे बैठ के सुन रहा है तो वो उसके दिमाग में वैसे ही बचपन से फीड होता जा रहा है कि मेरी बहन को तो ये मिलना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए. इसी तरह से लड़का अगर जैसे नहीं भी कर रहा है, लड़का अगर बाहर गया और वो
कार स्कूल नहीं जाएगा कार सीखने के लिए, उसको क्या बोलेंगे कि आ जा, उसका चाचा होगा, उसका बड़ा भाई होगा, उसका बाप होगा, ठीक है, कोई भी XYZ होगा उसका पड़ोसी, वो उसे अपने साथ कार में बिठाएगा या बाइक पे बिठाएगा और उसे कहेगा चल तू चला के देख। वो एक बारी मारेगा, 2 बारी मारेगा, एंड थर्ड टाइम ही इज एबल टू ड्राइव इट, और वो कहेगा कि मुझे तो कार स्कूल जाने की जरूरत नहीं। सो फ्रॉम देयर ओनली वी सी द डिफरेंसेस ऑफ द सोच, the mental setup, the IQs and the kind of a vision we keep towards the families. तो मेरे ख्याल से जो आपका ये जो डिफ्रेंसिएशन है ना, वो घर से ही शुरू होता है। आई गेस अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत ही सेम एनवायरनमेंट और सेम सोच के साथ बड़ा करते हैं, तो वहीं से ना वो आपके डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। मतलब इन माय फैमिली वी आर लाइक 8 cousins, 4 boys 4 girls, बट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स वी हैव बीन ट्रीटेड लाइक वन। मतलब अगर लड़कों को हॉवर्ड पढ़ने भेजा जा रहा है तो लड़कियों को भी हॉवर्ड पढ़ने भेजा जाएगा। लड़के अगर कॉन्वेंट में पढ़े हैं तो लड़कियां भी कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। जो काम लड़कों ने करे हैं सेम भी गर्ल्स हैव बीन डूइंग। वेरी नाइस। सो दैट्स बीन द रीजन वी हैव बीन वेरी आउटस्पोकन, बोल्ड एंड वेरी फियरलेस क्रिएचर्स। मतलब वी रियली डोंट पे एनी काइंड ऑफ हीट टू एनीवन अबाउट इट कि जो लड़के काम कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती। राइट। तो वो आपके घर से शुरू होती है, और इसीलिए ना जब लोग कहीं ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो कहते हैं हम तो बचपन से ही देखते आए हैं ना। सो दैट्स हाउ दे फाइंड देमसेल्फ टू बी मोर सप्रेस्ड। राइट। फियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम Exactly. है। उनको कभी ये नहीं बताया जाता है कि फियर को ओवरकम करना How to चाहिए। overcome फेलियर इज ऑल्सो गुड। फेलियर के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। हैव फेलियर। अगर आप फेलियर देखोगे ही नहीं तो आप ग्रो कैसे करोगे? एक्चुअली इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल टॉक। Thank you so much. आई एम ग्लैड कि आपने अटेंड किया ये पॉडकास्ट, बिकॉज आई रियली वांटेड टू हैव समवन फ्रॉम द लीगल फ्रेटर्निटी टू एडवांस द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत सी बातों पे डिस्कशन हुआ, तो थैंक यू फॉर दैट। No, I'm obliged, and thank you for the audience and for you to bringing me on this platform. Thank you so much. और हमारी ऑडियंस को भी आई एम श्योर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें की बात हुई, और हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस पॉडकास्ट को शुरू करें और अपनी यूथ को इंस्पायर करें विद द नॉलेज एंड विजडम दैट द ओल्डर जनरेशन हैज़। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मिस्टेक्स पुरानी जनरेशन ने करी है वो आगे भी रेप्लिकेट हो। हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए सो डैट वी कम अप विद अ बेटर वर्ल्ड, बेटर इंडिया। और एक बात मैं ख़ास तौर पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ में, तो हम सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, हम ड्रग्स का सहारा, स्मोकिंग, अल्कोहल का सहारा लेते हैं। पर इस बात को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि वो जिसको हम सहारा समझ रहे हैं वो हमारी बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम उसको एक टाइम के बाद छोड़ नहीं सकते। वो हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो मुझे पूरी तरह ये लगता है कि इस यूथ को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, कोई भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, उसका सहारा नहीं लेना चाहिए, और अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि वो जीवन की कोई भी कठिनाई को बिना किसी सब्सटेंस अब्यूज़ के, बिना कोई अल्कोहल के, बिना स्मोकिंग के भी वो चीज़ का सामना कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी अपील आप लोगों से यही है कि इन सब चीज़ों से आप ज़रूर दूर रहिए, ताकि आपका जीवन बेहतर हो और आपकी फैमिली आपके साथ सफ़र नहीं करे उस चीज़ में। तो आगे भी हमारा ये पॉडकास्ट आप देखते रहिएगा। हमारे पॉडकास्ट चैनल का नाम है यूथक्वेक, जिसका एक ही मंत्रा है कि डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन। और मैं ये हर तरह से मानता हूँ, और हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस से यही साबित करते हैं कि उन्होंने डिसिप्लिन को इतना अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्बाइब किया है कि वो आज सफलता की उन चीज़ों तक पहुँच चुके हैं जो हर इंसान का सपना रहा है। तो अगर आप अपने जीवन में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन को महत्व देंगे तो आई एम श्योर आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। थैंक यू।